Yes, started na? आ गया मैसेज सर। Thank you, sir. Okay, sir. Good evening again to all of you. सर, जीएसटी क्लास है, जीएसटी देश का रेवेन्यू का सोर्स, और आप लोग हो उस सोर्स जनरेट करने का मशीन। नहीं सर, आप मशीन होगी नहीं पता नहीं, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बट इतना जरूर पता है कि आप लोग कंसल्टेंट हो। तो सर करना क्या है, करना क्या है, ये हम लोग ना लास्ट क्लास में जीएसटी का बेसिक के बारे में बात किया कि जीएसटी क्या है, जीएसटी किस तरह से पुराना जो सिस्टम था ना 2017 से पहले, वैट सिस्टम से कितना अलग है। वैट सिस्टम और जीएसटी सिस्टम में कैलकुलेशन वाइज भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया था, इवन उसका नोट्स भी शेयर कर दिया था, है ना सर। बेसिक नोट्स था, इजी नोट्स था, बट सर आपको और डेप्थ में जानना है, आपको काफी डेप्थ में पढ़ाई करना है। आप लोग ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा, आप लोगों का नॉलेज एकदम डेप्थ में होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, जैसे आज का क्लास आपको पता लगेगा कि कितना एक्सपर्टीज चाहिए होता है एक कंसल्टेंट बनने के लिए। तो थोड़ा सा समय दो और बने रहो सर फुल कंसंट्रेशन के साथ अगला 1-1.5 घंटा। मैं चिल्लाऊंगा, बीच बीच में पूछूंगा ठीक है, समझ में आया कि नहीं तो जवाब दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, केस स्टडीज होगा सर, काफी केस स्टडीज करूंगा, तो आप लोगों का कंसंट्रेशन और पार्टिसिपेशन दोनों मांगता है सर, दोनों मांगता है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ फिर। यस सर, स्क्रीन शेयर है ना सर, प्लीज टेल मी। यस ओके सर, तो ये टॉपिक जो है सर, ये बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशंस पे आधारित है। और लास्ट क्लास में मैं आपको ना जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के बारे में, ओ एक सेकेंड, लास्ट दिन का नोट्स किधर चला गया। एक मिनट रुक जाओ, लास्ट दिन का नोट्स थोड़ा सा मुझे चाहिए, बेसिक नोट्स जो मैं शेयर किया था उसको एक बार मुझे ढूंढ लेने दो। एक्चुअली आप लोगों के व्हाट्सएप प्रोफाइल में ही होगा, तो जस्ट वेट। ये थोड़ा सा मुझे चाहिए। यस, मिल चुका है, अब बात को आगे लेके जाएंगे। सर स्क्रीन शेयर है ना सर? स्क्रीन आप सबको दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके सर। सर ये लास्ट चैप्टर था, लास्ट वीक का क्लास जो था उसमें ये बात हुआ था कि सर व्हाई डू वी नीड जीएसटी, आखिर जीएसटी का जरूरत क्या है। लेकिन आज और जीएसटी का जरूरत पे बात नहीं करेंगे, जरूरत पे बात तो हो चुका है। आज का डिस्कशन रहेगा सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सर पहले थोड़ा सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि किसी को भी समझ में आ जाए, मैंने ये सिंपल तरीका आपको भी समझ में आ जाएगा, और कोई भी नॉर्मल जो इतना प्रोफेशनल एक्सपर्टीज नहीं रखता है उसे भी समझ में आ जाएगा। पर सर ये सिंपल तरीका से बात करने के बाद, ठीक है, हम लोगों को डेप्थ में जाना है। डेप्थ में हम लोग ना काफी डिटेल्स में बातचीत करेंगे, ताकि ये जो सीएसईएमए या सीएस का जर्नी है ना उसमें बड़ा काम आएगा सर। क्योंकि डेप्थ का जर्नी में क्या है, आपको काफी सेक्शन, सब सेक्शन, ठीक है, प्रोविजंस वाइज चीजें पता करना चाहिए। एग्जाम में भी इस क्वेश्चन ही उसी तरीके से पूछते हैं, आपको काफी सारा रेलिवेंट डेफिनेशन जो जीएसटी रिलेटेड है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको हर चीज का सेक्शन वाइज नॉलेज चाहिए सर। ठीक है, क्योंकि आप लोग सोल्यूशन मेकर बनोगे। कोई भी आपके पास आएगा ना बड़े बड़े कंसल्ट मैंने बिजनेस प्रॉब्लम लेके,
आपको कंसल्ट करना है और आपको हर चीज का नियम एकदम प्रोविजन बेस्ड जानना चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, कंजूसी करेंगे तो एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे सर, ना तो मुझे करना चाहिए ना तो आप लोगों को करना चाहिए। तो सेक्शन वाइज बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, आज सेक्शन का पूरा एकदम बहुत सारा सेक्शन है, सेक्शन डेफिनेशंस, आज आप लोगों का भी माथा खराब करेंगे और मेरा खुद का भी। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार बेसिक लेवल में देख लेते हैं सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, नॉर्मली ये जो मार्केट में कोर्स होते हैं ना सर, जीएसटी कोर्सेस ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होता है ना, जहाँ पर लोग जीएसटी का बेसिक नॉलेज लेंगे, किसी ना किसी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं, उनके लिए जितना चाहिए वो पहले बात करूंगा। मैंने उतना नॉलेज होने से आप एक जीएसटी ऑपरेटर बन सकते हो, लेकिन एक्सपर्ट बनना है तो अंदर जाना है। gst.government.in ये है पोर्टल। अब आगे आगे मैं जो भी आपको प्रोसेस बताऊंगा, ये प्रोसेस एक्चुअली इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट साइट के थ्रू से होता है। ठीक है, तो पहले प्रोसेस को सुनो, पहले प्रोसेस को सुनो, प्रोसेस को सुनते सुनते ये सिस्टम को देखो, और उसके बाद सेक्शन सब सेक्शन में बात करेंगे, जो आपका एक्सपर्टीज का परिचय बनेगा सर। ठीक है, आम आदमी और खास आदमी में यही फर्क होता है, खास आदमी किसी भी चीज को अंदर से जानता है और आम आदमी उस चीज को बस ऊपर ऊपर से जानता है। तो समझ रहे हैं सर आम और खास का फर्क क्या है। Process of GST registrations involves filing and submitting an online application in order to obtain यूनिक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे प्यार से कहते हैं सर जीएसटी। याद रखना, किसी को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है ना अपने बिजनेस का, तो बदले में उसको जो मिलेगा उस नंबर को कहते हैं जीएसटी नंबर। ठीक है, जीएसटी, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ये नंबर कैसे मिलता है। ये देखो, जिसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है ना, ये देखो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ता है, और न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके ये फॉर्म ओपन हुआ सर। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, और अंदर जाके जैसे जैसे जो भी चीजें मांग रहा है, ठीक है, ये देखो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आई एम ए टैक्स पेयर्स, आई एम ए टैक्स डिडक्टर, आई एम सर ए एक टैक्स क्वेश्चन है। कलेक्ट। हाँ बोलो सर, बोलो। सर जैसे मेरा ट्रेड लाइसेंस के लिए ये जीएसटी नंबर मतलब अप्रूव नहीं हुआ था, रिजेक्ट हुआ था, तो क्या मैं बाद में कभी बना के दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं कर सकते, मतलब कुछ ऐसा नहीं है ना कि एक बार ही कर लिया तो दोबारा नहीं कर पाऊँ? नहीं नहीं बिल्कुल कर सकते हो, जीएसटी नंबर तो गवर्नमेंट देगा ही, बट अगर प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कभी एरर हो जाता है। हाँ, वो ट्रेड लाइसेंस नहीं था ना मेरे पास। अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर वो होगा भी कहाँ से मेरे पास अभी? वो होगा। वो होगा भी अभी कैसे? मैं तो उतना बड़ा भी कुछ चालू नहीं कर रहा था ना। हाँ ठीक है, तो फिर तुम जब भी आपका बिजनेस होगा तो उसका एक 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 बेसिक चीज तो होगा ना सर, या तो जी कंपनी जी, है तो वही मेरे कंपनी पास है तब तो, नहीं था। हाँ। अगर कंपनी है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन, मानो आपको मानो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी उसका रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो भी एक प्रोसेस होता है, वो कंपनी में सिखाऊंगा रजिस्ट्रार। सर। ठीक है, रजिस्ट्रार। पब्लिक कंपनी, हाँ पब्लिक कंपनी होगा तो पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन, अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इन दैट केस आपका एक बेसिक लेवल ट्रेड लाइसेंस है ना, कि आप क्या ओके। काम करते हो। ठीक है, अगर आपका पार्टनरशिप वही बिजनेस है, वही ट्रेड लाइसेंस नहीं था। हाँ अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, कुछ तो चाहिए ना, आपका बिजनेस का वही तो प्रूफ है, बिजनेस का प्रूफ मिलेगा तो जाके ना आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा पाओगे। ठीक है। जी, जीएसटी आपको किस बेसिस में, मैंने किस बेसिस में आपको जीएसटी मिलेगा, दैट इज द पॉइंट। अब ये जो प्रोसेस अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रोसेस एकदम सर बेसिक प्रोसेस प्रोसेस है, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, अभी पढ़ लो मेरे साथ साथ। ठीक है, एक बार पढ़ लो और फिर बाद में नोट से अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है, और मैंने थोड़ा सा रट्टा भी लगा लेना है। रट्टा लग जाएगा सर, रट्टा लगाने में दिक्कत नहीं है अगर समझ में आ जाए तो यहाँ पर जो जो मेन मेन सवाल का जवाब मिलेगा दैट इज एलिजिबिलिटी। ऐसे एलिजिबिलिटी बेसिक लेवल में तो मैं आपको बताऊंगा, पर डेप्थ में भी बताऊंगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, जितना सिंपल अभी बात करेंगे इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं एकदम सिंपल तरीके से बात करूंगा, फिर इसके पीछे जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसके बारे में भी बात करूंगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स,
ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हो तो आपका क्या प्रोसेस है, अगर आप न्यू एप्लीकेंट्स हो तो आपका क्या प्रोसेस है, जीएसटी या जीएसटी नंबर कैसे मिलता है, और सबसे बड़ा चीज, अगर अप्लाई करने के बाद आप उसको चेक कैसे करोगे, अप्लाई करने के बाद आप उसको चेक कैसे करोगे। तो नॉर्मली चेक करने के लिए ना यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर एक जीएसटी के साइट में जीएसटी टर्म्स कंडीशंस डिस्क्लेमर, अच्छा ठीक है मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, यहीं पर नीचे होता है, कहाँ चला गया, इसी में कोई लिंक होता है जिसमें ना वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पहले प्रोसेस पढ़ा दूँ सर, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सर दिखाता हूँ। ऊपर होता है। ऊपर होता है, ऊपर कहाँ है, सर इनवॉइस सर्च सर्विसेज में देखिए। स्टेटस ट्रैक, हो अच्छा यहाँ पर, हाँ सर हाँ जी हाँ सर। हाँ, एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करने में सही बोला सर। ये देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ट्रैकिंग हो सकता है, एक एआरएन नंबर मिलता है, उस एआरएन नंबर को पुट करने से आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रोसेस किस पॉइंट पे अभी टिका हुआ है। वेरी गुड, ठीक है, एक बार फटाफट पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं जो चाहिए सर, एग्जाम पर्पस के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए। So before dividing into the process involved in GST registration, let's take a look at the eligibility criteria. तो अगर सिंपल तरीके से बताओ ना सर, सिंपल तरीके से बताओ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है, 20 लाख का एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, एग्रीगेट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। नाउ क्वेश्चन इज द सर, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कैसे होता है, उसके लिए कुछ मिनट वेट करो सर। एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन भी कैसे होता है वो आपको जानना है, आम आदमी को नहीं जानना है क्योंकि आप लोग काम नहीं हो, खास हो, तो आपको जानना पड़ेगा। अच्छा, 20 लाख, क्या सर सच में सिर्फ 20 लाख ही होता है? नहीं सर, एक 10 लाख का भी कैटेगरी होते हैं, एक 40 लाख का भी सिस्टम होता है, मैं आपको बताऊंगा कब 10 लाख कब 40 लाख, वो भी आगे आगे बात करूंगा। बट सिंपल इतना भी जान के रखो सर कि 20 लाख अगर आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है ना एनुअली एग्रीगेट टर्नओवर, समझ लो कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना। बाकी 10 लाख का केस कब होगा, 40 लाख का केस कब हो सकता है, उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है। सो 20 लाख मस्ट मैंडेटरीली रजिस्टर एंड पे फॉर जीएसटी। अगर 20 लाख क्रॉस कर गया ना एनुअल टर्नओवर, अब जीएसटी के लिए जाओ। तो थ्रेशोल्ड लिमिट इज बेस्ड ऑन द ईयरली एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए बिजनेस। मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा सर, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने का क्या सिस्टम है। बेसिकली एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो एग्रीगेट टर्नओवर इज द सम ऑफ ऑल टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज। सर क्या होता है ना, बिजनेस के अंदर काफी सारा चीज ऐसे होते हैं जो नॉन टैक्सेबल भी होते हैं, टैक्सेबल माने जिसमें आप टैक्स पे करते हो, गवर्नमेंट उसको टैक्सेबल गुड्स मानते हैं, नॉन टैक्सेबल माने जिसपे गवर्नमेंट टैक्स लगा के नहीं रखा, ठीक है, माने जीरो रेटेड है अभी, नॉन टैक्सेबल माने जीरो रेटेड है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, एग्जेम्प्टेड माने अभी गवर्नमेंट उसको पूरा एग्जेम्प्ट लिस्ट में डाल के रखा है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। मेरे पास एक सीट था, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। सर बुक्स, जो बुक्स बेचते हैं उनको नंबर नहीं लगता जीएसटी। हाँ, काफी सारे केस पे नहीं लगता है सर जब एग्जेम्पशन, या फिर जैसे मानो जो लोग वेजिटेबल्स ये रॉ चीजों का बिजनेस करते हैं, पैकेजिंग नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसका पूरा लिस्ट मैं आपको पकड़ा जी दूंगा, सर। ठीक है। उस सब केस में आपको एग्जेम्प्टेड हो जाता है, तो बेसिकली कहना ये मैंने चाहता देखा है। था सर, क्योंकि मैंने वो लिस्ट पढ़ा था। हाँ वेरी गुड सर, तू बोला था मेरे को कि तूने तो एक रजिस्ट्रेशन हाँ प्रोसेस में काम भी किया था। हाँ, मैंने अप्लाई किया था, बोला था। हाँ तभी तो मैं हाँ आपको बताया स्टेटस कहाँ से देख। हाँ हाँ मैं समझ गया सर, एग्रीगेट ये इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, वेरी गुड। एग्रीगेट टर्नओवर इज द सम ऑफ ऑल टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज, सब मिला जुला के एग्रीगेट टर्नओवर होगा। इट आल्सो इंक्लूड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स इंडिया के बाहर आप एक्सपोर्ट करोगे या सर्विसेज इफ एनी एक्सपोर्ट करोगे तो उसको मिला जुला के एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट होता है। डोंट वरी, मैं आगे जाके कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ा प्रोसेस में ध्यान दे रहे हैं सब। Apart from the above mentioned criteria, there are few cases where GST registration is mandatory. ये तो क्राइटेरिया है ही, लेकिन कुछ और केसेस है जहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, टर्नओवर अगर ना भी होगा तो देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मैंने भले भले ही आपका टर्नओवर ग्रेटर देन 20 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बेसिक क्राइटेरिया है। बट कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर 20 लाख क्रॉस ना करने से भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। जैसे कि
अगर आपका बिजनेस इंटर स्टेट सप्लाई करता है, इंटर स्टेट माने जब आपका बिजनेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करता है, माने प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल से बिहार जाता है, बिहार से यूपी जाता है, यूपी से बिहार आता है, या बिहार से उड़ीसा जाता है, झारखंड से बंगाल आता है, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, ठीक है, कर्नाटका से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरला, केरला से आंध्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, जिधर जाए जा सकता है। लेकिन अगर गुड्स आपका इंटर स्टेट में कन्वर्जन होता रहेगा ना, तो फिर उसमें आपका 20 लाख क्रॉस ना भी करे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर मेनली ई कॉमर्स में ऐसा होता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिए करना पड़ता है। जी बिल्कुल सर। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैं आगे इसका बात करूंगा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिस्ट में कौन है। बेसिकली दे आर नॉट रेगुलर टैक्स पेयर्स, दे आर कैजुअल टैक्स पेयर्स, इनको सीटीपी भी कहते हैं। थोड़ा वेट कर जाओ, डिटेल्स चर्चा होगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पे, ठीक है। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है, क्या करते हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो अगर आप सीटीपी हो, ठीक है, अगर आप सीटीपी हो, एक सेकेंड, ये देखो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 का लिस्ट है, और इधर आपका ये देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। मैं बताता हूँ, डिटेल्स में भी बताता हूँ कि कौन आ सकता है इस लिस्ट में, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की लिस्ट में कौन कौन आ जाएगा, उसका क्या काम है, एवरीथिंग सब कुछ धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाए, पहले थोड़ा सा मैं प्रोसेस को सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ, डिटेलीकरण नहीं कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, एनआरटीपी भी कहते हैं इनको, जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी, हाँ ये जीएसटी का बात कर रहे हैं, इसको एनआरटीपी भी कहते हैं इनको। तो सीटीपी हो गया, एनआरटीपी हो गया, इनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, भले ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करे या ना करे। याद रखे, फिलहाल फिलहाल याद रखे, हर पॉइंट में बात करूंगा सर। पीपल हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन, माने एक टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में, माने बेसिकली एजेंट, ठीक है। मानो एजेंट जो है उसका 20 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन उसका प्रिंसिपल जो है ना, जिसका गुड्स वो बेच रहा है, जिसका गुड्स वो बेच रहा है, प्रिंसिपल बिजनेसमैन जो है उनका उनका होता है, उनका पूरा टैक्स लायबिलिटी हो जाता है। तो एक टैक्सेबल पर्सन का एजेंट अगर मार्केट में उनका बिजनेस उन्हीं का प्रोडक्ट बेच रहा है तो उन्हें भी करना पड़ेगा। तो पीपल हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन। एंड ऑनलाइन बिजनेस, जिसके बारे में अभी दर्श जी कह रहे थे, हाँ दर्श, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस दैट ऑफर सर्विस अंडर द एग्रीगेटर मॉडल, फॉर एग्जांपल बिजनेस सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, डेटाबेस एक्सेस, रिट्रीवल सर्विसेज, मैंने डेटाबेस को ऑनलाइन से रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, मैंने इंडिया के बाहर से कोई कंपनी है, उसका वेबसाइट है, वहां से कोई डेटा इंडिया के अंदर लिया जा रहा है और जो कि इंडिया में नॉन रजिस्टर्ड है, ठीक है। ऐसे केसेस में भी आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, भले ही आप नॉन रजिस्टर्ड हो बट आपको करना पड़ेगा इंडिया में। तो वही बता रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस दैट ऑफर सर्विस अंडर द एग्रीगेटर मॉडल, फॉर एग्जांपल बिजनेस सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फो एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, ठीक है। मैंने इंडिया में बस बैठा हुआ कोई बंदा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और इंडिया के बाहर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से कोई सर्विस ले रहा है, कोई डेटाबेस एक्सेस कर रहा है, तो उन्हें भी इंडिया में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मैंने जो यहाँ पर नॉन रजिस्टर्ड है उन्हें करना पड़ेगा। फॉरेन पर्सन को करना है कि नहीं करना है वो नहीं बोल रहा है, बेसिकली जो ऑनलाइन बिजनेस करेगा उनको करना है। सर आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये बेसिकली हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस का केस है, ठीक है, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस का केस है। आपका हेड ऑफिस है, आपका काफी सारा ब्रांचेस हैं, तो इन दैट केस आईएसडी जो होते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, माने वो क्या करते हैं, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में आईटीसी समझा रहा था ना, हल्का सा इनपुट टैक्स क्रेडिट हल्का सा समझा रहा था लास्ट क्लास, उससे पहले वाला तो मैं आईटीसी के ऊपर काफी डिटेल्स में बात किया, जिन लोगों ने किया है और जिन लोगों ने नहीं किया उस टाइम पे, ठीक है, तो उनको बाद में कराया जाएगा। आईटीसी के ऊपर तो डिटेल्स चर्चा ऐसे ही होता है। तो जो हेड ऑफिस होता है ना, वो कई बार क्या करते हैं, सपोज आपका एक कोलकाता में हेड ऑफिस है और आप अपने ब्रांच के बिहाफ में इनपुट क्रेडिट को कलेक्ट कर रहे हो और फिर अपने ब्रांचेस को सारा मैंने क्रेडिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जिसके ब्रांच से जितना इनपुट क्रेडिट होता है। तो ये सिस्टम पे जिनको भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मैंने आप हेड ऑफिस हो और आपके ब्रांच है दिल्ली मुंबई में, ठीक है, तो आप
अगर आईएसडी के हिसाब से काम करोगे, ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस कॉन्सेप्ट में, तो फिर आपको इंडिया में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बिजनेस ओनर्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर द प्री जीएसटी लॉ, अगर कोई बिजनेस ओनर है जो पुराने जीएसटी लॉ में पहले से ही रजिस्टर्ड है, मैंने वैट में, पुराना जीएसटी लॉ मैंने बेसिकली वैट, सर्विस टैक्स एटसेट्रा, तो उनके लिए भी मैंडेटरी हो जाता है। बिजनेस ओनर्स पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम, सर आरसीएम क्या होता है? ये बात सुन सुन के आप लोग पागल हो जाओगे। इन्हें कहते हैं सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल तरीके से कहा जाए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नॉर्मली रिसिपिएंट के ऊपर लागू होता है। मैं समझाता हूँ। रिसिपिएंट इन द सेंस नॉर्मली हमारे देश में जो जीएसटी पेमेंट होता है ना सर, वो सप्लायर पे करते हैं। मैंने सिस्टम कुछ इस तरह का होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक जैसे मानो यहाँ पर दो बंदा है ना सर, यहाँ पर ये देखो, ये मानो सप्लायर है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और यहाँ पर मिस्टर बी है, ये मानो रिसिपिएंट है। नॉर्मली क्या होता है, ये जो मिस्टर, मान के चलते ये मिस्टर ए रिसिपिएंट और मिस्टर बी सप्लायर। अब मिस्टर बी सप्लाई करता है, तो नॉर्मल सिस्टम में होता है सर कि जो सप्लायर होते हैं गवर्नमेंट को जीएसटी सप्लायर पे करते हैं, गवर्नमेंट को जीएसटी सप्लायर पे करते हैं। मानो कोई 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है जिसमें 18% जीएसटी है, तो 180 टका 180 रुपीज ये सप्लायर का काम है रिसिपेंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना। मैंने ये 180 सप्लायर खुद से थोड़ी ना देगा, मिस्टर भी अपने पॉकेट से नहीं देता है, वो रिसिपेंट से कलेक्ट करता है और फिर गवर्नमेंट को जमा करता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो फिर आरसीएम क्या होता है सर? आरसीएम में रिसिपेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, मैंने सप्लायर नहीं करेगा इस केस में, रिसिपेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में जमा करता है आरसीएम के केस में। इसे कहते हैं सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ऐसा कब होता है? ऐसा वेरियस रीजंस है, बहुत सारे। आरसीएम कैटेगरी में काफी सारे लोग आ जाते हैं। एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं, मानो कि आप कोई सर्विस फॉरेनर से ले रहे हो जो इंडिया के बाहर है, ठीक है, जो रिसिपेंट है मानो वो किसी फॉरेनर से, मानो यूएसए में बैठा हुआ कोई बंदा है जो रिसिपेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मानो कोई भी सर्विस लाइक कंसल्टिंग सर्विस, आर्किटेक्चरल सर्विस, ठीक है, जो ऑनलाइन में पॉसिबल है। अब ये मानो 1 लाख का पेमेंट चार्ज किया है जिसका जीएसटी इंडियन करेंसी में मानो 18% है इंडियन मार्केट में, ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया ना। तो गवर्नमेंट कहता है कि बहुत अच्छा किया आपने इंपोर्ट किया, बट आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो यूएस में बैठा हुआ सप्लायर, इनके पास गवर्नमेंट नहीं जाएगा, गवर्नमेंट नहीं, इनको नहीं बोलेगा कि भाई आप जीएसटी पे करो, वो रिसिपेंट को बोलेगा, रिसिपेंट को बोलेगा कि भाई आप ही जीएसटी, आपसे ही तो जीएसटी जाता है इनके पास, तो इनको तो नहीं देना है क्योंकि ये तो बाहर बैठा हुआ है। तो आप एक काम करो, आप अपना जीएसटी डायरेक्टली मेरे घर में जमा करो। तो इन सिंपल, जब गुड्स या सर्विस का रिसिपेंट खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करता है, उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार इसका जिक्र होता है सर, बहुत केस आएगा जब आपको मैं आरसीएम के बारे में बात करूंगा। फिलहाल इतना याद रखो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो रिसिपेंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा करते हैं, जो नॉर्मल फेनोमेना से अलग है। नॉर्मल फेनोमेना क्या है, मैंने नॉर्मल घटना क्या घटता है, जो सप्लायर है वही गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। आप गुड्स बेचते हो, आप सर्विस बेचते हो, आप टैक्स कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को जमा करोगे, ठीक है। रिसिपेंट से कलेक्ट करना है, सर्विस प्रोवाइड रिसिपेंट से कलेक्ट करना है, गुड्स रिसिपेंट से कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को देना है, नॉर्मली सप्लायर करता है। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, ठीक है, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, जैसे ट्रांसपोर्टिंग के केस में से होते हैं, बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टिंग, छोटा छोटा ट्रांसपोर्टिंग कंपनीज होते हैं, वो बड़े बड़े फैक्ट्री को ट्रांसपोर्टिंग सप्लाई करते हैं, मैंने बेसिकली प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो ऐसे केसेस में उसका जो सर्विसेज है ना वो बड़े फैक्ट्री को दे रहा है, तो गवर्नमेंट कहता है कि भाई हम ट्रांसपोर्टर के पास नहीं जाएंगे जीएसटी के लिए, हम तो फैक्ट्री के पास चले जाएंगे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सर्विस भी फैक्ट्री ने लिया और जीएसटी पेमेंट भी
फैक्ट्री करेगा, ट्रांसपोर्टर नहीं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है, मैं एक एक करके जब टाइम मिलेगा अने चैप्टर आएगा ना, एक चैप्टर आएगा सर चार्ज बोल के, ठीक है, मैं उस पर बात करूंगा। एक टॉपिक आएगा जीएसटी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, चार्ज अंडर जीएसटी। तो आई विल डिस्कस देयर, ठीक है, कि किस तरह से आरसीएम का कॉन्सेप्ट काम करता है। लेकिन फिलहाल इतना समझने के लिए काफी है सर कि जब रिसिपेंट पे करता है टैक्स टू द गवर्नमेंट, उसे कहते हैं आरसीएम। ठीक है, समझ में आया ना सर? तो अगर आप आरसीएम कैटेगरी में होते हो तो इन दैट केस भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हो, ई कॉमर्स लाइक जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट के बारे में अभी बात हो रहा था, और आप टीसीएस कलेक्ट करते हो, कलेक्टेड टैक्स एट सोर्स, टीडीएस कलेक्ट करते हो, तो अगर आप कलेक्टेड टैक्स एट सोर्स करते हो, मैंने टीसीएस कलेक्ट करते हो, जो हम लोग इनकम टैक्स में भी पढ़ रहे हैं आजकल, है ना, टीडीएस टीसीएस, तो जिसको भी टीसीएस कलेक्ट करने का राइट है, या फिर जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोल के रखा कि आप अपने सर्विस में टीसीएस कलेक्ट करना, तो उन्हें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। क्या है सर? मैंडेटरी, माने मैंडेटरी, समझ गए? हाँ सर, ये लिस्ट को प्लीज याद रखें, शॉर्ट में याद रखने का सिंपल तरीका। ओके, क्या सर, थोड़ा हाँ ना बताइए, ये सिंपल तरीका समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब कॉम्प्लेक्स तरीका में अभी बहुत जल्दी पहुंचेंगे सर, बट पहले सिंपल का थोड़ा बता देते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? जैसे किसी को अगर आप लोग कौन हो? आप लोग एक्सपर्ट हो, प्रैक्टिसिंग सीए हो? सर अभी तो बने नहीं है, अरे बन जाओगे सर। जिस चीज को हम लोग फील कर पाते हैं वही तो बन पाते हैं। तो जब आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिसिंग सीए और सीएस या सीए में बन जाते हो ना, फिर आपके पास आएंगे कौन? क्लाइंट। क्लाइंट आके क्या करेगा? आपको बोलेगा कि सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है? तो while registering for GST, please make sure that you have a soft copies of the documents mentioned below. सब कुछ ऑनलाइन होता है ना, तो सॉफ्ट कॉपीज चाहिए होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, मानो आपका प्राइवेट कंपनी है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस, पैन कार्ड लगेगा बिजनेस का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द फार्म, माने आपका बिजनेस पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसका रजिस्ट्रेशन तो होगा ना, वो दाओ। अच्छा, एमओए, ये कंपनी लॉ में ये टॉपिक बहुत डिस्कस होता है सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एज पर कंपनी लॉ। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मैं बहुत बार आप लोगों को क्लास में दिखाता भी रहता हूँ और कंपनी लॉ के क्लास में चर्चा भी करता रहता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये क्लास में क्योंकि डिस्कशन होता है तो इसलिए बता रहा हूँ। शेयर मार्केट में भी डिस्कशन होता है कंपनी के डिटेल्स के बारे में जब पढ़ाया जाता है फंडामेंटल में। तो टाटा पावर कंपनी का क्या है सर? एमओए है एज वेल एज एओए है। ये टाटा पावर का एमओए है एज वेल एज एमओए है। क्या करते हैं सर इसके थ्रू से? सर इसके अंदर ना बोला गया है कि कंपनी क्या है, किस ऑब्जेक्टिव में आया है। तो कंपनी का जो एमओए होता है ना, ये देखो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, उसमें ना कंपनी किस काम के लिए आया है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, ठीक है, उसके पूरा बिजनेस के डिटेल्स, ठीक है, पूरा डिटेल्स, ये देखो एक एक चीज आप लोग पढ़ना, ये सब चीज पढ़ना रियल में, ठीक है, ऑनलाइन में भी मिल जाता है कॉपीज, आप डाउनलोड करो और पढ़ो। सर किताब ही नहीं पढ़ पाते और आप इतना पढ़ने को बोल रहे हो। सर मैं जो पढ़ने को बोलता हूँ वो प्रैक्टिकल है, और एक चीज आप लोग खुद ही देख लेना, जिस चीज का प्रैक्टिकल सेंस डेवलप हो जाता है ना, वो चीज किताब में पढ़ना भी आसान हो जाता है। ये बोल बोल के मैं थक जाऊंगा, जो बंदा सुन लिया उसका जिंदगी बन गया, जो सुनेगा नहीं उसको मुश्किल होगा सर। देखो ये सब एमओए में लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। अब इसमें ये पढ़ाऊंगा सर, कब पढ़ाता हूँ? कंपनी लॉ में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना समझ लो कि एमओए माने कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, यस सर, इसे कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और एओए माने कंपनी का रूल बुक होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चाहिए? कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, कंपनी का ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स मिल जाता है, बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वो। डिक्लेरेशन टू कंप्लाई विथ प्रोविजंस, ठीक है, आप कंपनी का सारा प्रोविजंस कंप्लाई कर रहे हो उसका एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशंस, कंपनी की तरफ से एक बोर्ड रेजोल्यूशंस भी देना पड़ता है। और साथ में डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर होता है उनका डॉक्यूमेंट, जैसे उनका पैन कार्ड, आईडी प्रूफ ऑफ डायरेक्टर्स। ऑफिस के रिलेटेड भी कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लैंडलाइन, वाटर बिल।
एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय द बिजनेस ओनर, ठीक है। एंड रेंट एग्रीमेंट इफ द बिजनेस प्रीमाइसेस आर रेंटेड, अगर बिजनेस रेंटेड प्रॉपर्टी में है तो रेंटेड प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट चाहिए होगा, ठीक है। ये अगर आप पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट्स मांगता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मैंने जब रियल लाइफ में कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट्स एडिशन या डिलीशन हो सकता है, बट ये जनरल एक नॉलेज है, ठीक है, कि अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है कंपनी का या प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी का, तो दीज आर द बेसिक या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सर अगर आप एलएलपी बनाने जाते हो, हम लोग आजकल क्लास में बिजनेस लॉ के क्लास में एलएलपी ही तो पढ़ रहे हैं सर, है ना। बिजनेस लॉ के क्लास में आजकल एलएलपी चल रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो सैटरडे को एलएलपी के ऊपर या पार्टनरशिप के ऊपर एक स्पेशल क्लास होगा सर, ऑफलाइन में, सैटरडे 4:30 अराउंड। मैं व्हाट्सएप में बता दूंगा, सबको आना है सर, स्पेशल क्लास रहेगा, बिल्कुल आना, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द बिजनेस, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस एलएलपी, मैंने एलएलपी 2008 के एंगल से जो होता है सर, उसमें एक पैन कार्ड चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एलएलपी, एलएलपी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एलएलपी, डिक्लेरेशन ऑफ टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, एक कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। ऑलमोस्ट सेम है, बस कंपनी की जगह एलएलपी है। बिजनेस पार्टनर है ना, डायरेक्टर तो नहीं होता है इसमें, कंपनी में डायरेक्टर होता है, पार्टनरशिप में तो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, इसलिए पार्टनर का पैन एंड आईडी प्रूफ ऑफ द बिजनेस पार्टनर। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ऑफिस यहाँ भी होगा, कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन एंड वाटर बिल, ठीक है, एक्सेट्रा। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय बिजनेस ओनर, और अगर प्रीमाइसेस रेंटेड है तो रेंटेड का पार्टनर रेंट एग्रीमेंट, बस इतना सा है सर। अगर नॉर्मल पार्टनरशिप है, मैंने 1930 वाला 1932 वाला, अगर नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस है तो पैन कार्ड लगेगा, पार्टनरशिप डीड लगेगा, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट लगेगा एंड डिक्लेरेशन टू कंप्लाई विद प्रोविजंस लगेगा। डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस पार्टनर, उनका पैन कार्ड एंड आईडी कार्ड का प्रूफ लगेगा। और सेम टू सेम वही ऑफिस बिल्डिंग के प्रीमाइसेस का एक प्रमाण पत्र, जैसे कि कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन वाटर बिल, या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द बिजनेस ओनर, या फिर रेंट एग्रीमेंट अगर बिजनेस रेंटेड प्रॉपर्टी में है तो। सर ये तो सब कॉमन पॉइंट है, हाँ सर, एक चीज को समझो तो बाकी तो समझ आ ही जाएगा, इसमें क्या रट्टा लगाए। और मैंने समझ के पढ़ो ना, तो इतना रटना नहीं है। अच्छा, सोल प्रॉपर्टीशिप है, इंडिविजुअल ओनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो ऐसे केसेस में आपका पैन कार्ड लगता है, इंडिविजुअल का आईडी प्रूफ लगता है, कॉपी ऑफ कैंसिल्ड चेक और बैंक स्टेटमेंट लगता है, डिक्लेरेशन टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस लगता है, कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लैंडलाइन और वाटर बिल का जरूरत पड़ता है, ठीक है, एज वेल एज एनओसी एंड रेंट एग्रीमेंट अगर प्रीमाइसेस रेंटेड है तो। ये सब सिचुएशन नॉर्मली होता है, बाकी थोड़ा बहुत जो जब भी आप करोगे ना तो देख लेना कि उसमें क्या लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में एडिशन डिलीशन होता रहता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, अगर आप ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हो, ठीक है, मैंने वैट में थे, अभी भी टैक्स सिस्टम को, तो अगर आपको करना है तो इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स यू विल रिसीव प्रोविजनल यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी अंडर हुम यू आर रजिस्टर्ड, मैंने जैसे ओल्ड वैट वगैरह में, ठीक है, तो वही यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू से आपको जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली अभी तो इतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी अगर किसी का पुराना है 2017 से पहले से, ठीक है, और वो अभी भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पुराने सिस्टम से न्यू सिस्टम पे वो कन्वर्ट हो सकता है। एंड यू विल हैव टू यूज दिस 3 credential टू लॉग इनटू द जीएसटी पोर्टल and submit the necessary forms for obtaining GST registration. To start with the registration process, log on to gst.government.in, click new user login, ठीक है, फिर न्यू यूजर लॉगिन में आपको इस तरह का, ये देखो यहाँ पर लॉगिन करना है, फिर यहाँ पर फॉरवर्ड यूजर नेम नहीं, फर्स्ट टाइम लॉगिन, इफ यू आर लॉगिन द फर्स्ट टाइम क्लिक हियर, फिर इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है, तो आपको धीरे 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 लेके चला जाएगा। ये देखो न्यू यूजर लॉगिन आ गया ना, इस तरह से होता है। तो बाकी जब रियल में काम करोगे थोड़ा सा एकदम हो जाएगा, बस यहाँ पर प्रोसेस है, एक बार देख लेना सर, ठीक है। तो क्लिक हियर न्यू यूजर लॉगिन, फिर उसका पासवर्ड देना है, फिर लॉगिन हो जाएगा पासवर्ड क्रिएट करके। इफ इन द स्क्रीन दैट फॉलोज यू द प्रॉम्प्टेड एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड, जैसे इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना, सीएमए या सीए इंस्टीट्यूट या आईसीएस इंस्टीट्यूट का, सिमिलर टाइप ही तो हुआ, एक ओटीपी आता है, फिर ओटीपी में वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर,
जो भी है उसको पुट करना होता है। Once the process is done, you will be taken to the screen where you will be asked to select a new username and password for your GST portal. फिर आगे जाके enter your surname, password of your choice and click submit. You will get a success message informing about the update of your new username and password. And then you will redirected to the login screen where you will again have to log in using the username and password. फिर next step आ जाता है प्रोफेशनल GST नंबर पाने का. As soon as you log in and you will your dashboard of GST portal open हो जाएगा. अभी ये पूरा प्रोसेस करने से बहुत सिंपल है, एक बार करने से पता लग जाता है. और फिर डैशबोर्ड में आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट आएगा. तो स्टार्टिंग में ही आपको परमानेंट नहीं मिलेगा, प्रोविजनल मिलता है. प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर अंडर प्रोविजनल एनरोलमेंट यू विल हैव 7 सेक्शंस. उसके अंदर आपको 7 सेक्शन मिलेगा विच यू विल हैव टू फिल बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशंस. दे आर बिजनेस डिटेल्स, डिटेल्स अबाउट प्रोप्राइटर एंड पार्टनर, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, बैंक अकाउंट, मैंने एकदम बिजनेस रिलेटेड बेसिक चीजें. ठीक है, एंड बैंक अकाउंट, ये 7 चीजें. अंडर ईच section you will be asked to fill form and upload the relevant documents. For example, for filing the business details section you will be asked to upload the proof of constitution of business, that is proof for registration of your business. आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन. तो अगर आपका नॉर्मली पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दो. सोल प्रोप्राइटरशिप है तो एक ट्रेड लाइसेंस दिखाओ. ठीक है, एंड यू विल बी आस्क्ड फॉर एन एड्रेस प्रूफ फॉर योर बिजनेस. While principal place of business section should keep a digital copy of all your necessary documents ready before filing. है ना, सारे के सारे चीजें आप डिजिटली रेडी रखना. दिस विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम, सिंपल. ठीक है, एंड आफ्टर फाइलिंग ऑफ 7 सेक्शंस you will have to verify your details using digital signature certificate or e-signature. Enrollment for GST is not complete without e-signature. Without e-signature नहीं होता है as per current system. Upon digitally signing the application, you will receive an acknowledgement email in your registered email address. बस आपको एक एप्लीकेशन साइनिंग मिल जाएगा डिजिटली, जो ईमेल में भेजेगा आपको. इफ ऑल दी सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आपको एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ सर. द एप्लीकेशन वुड बी प्रोसेस्ड विद इन 3 वर्किंग डेज. ये नॉर्मली 3 वर्किंग डेज लगता है. एंड अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू यू. प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 6 months एंड कैन बी यूज्ड अंटिल यू रिसीव द GST. जब तक GST नंबर आपको परमानेंटली नहीं मिल जाता तब तक आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चला सकते हो. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर न्यू एप्लीकेंट्स के बारे में भी दिया है. सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, सिमिलर प्रोसेस एक बार प्लीज फॉलो कर लेना. एंड फिर आता है सर GST नंबर. GST नंबर जो होता है वो एक 15 डिजिट का नंबर होता है, इशूड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट अपॉन सक्सेसफुली प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशंस. ठीक है, इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लो सर. ये 15 डिजिट होता क्या है, वीवीआईपी पॉइंट होता है सर. ये जो 15 डिजिट होता है ना, 15 डिजिट GST नंबर क्या होता है. फर्स्ट 2 डिजिट आपका स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस स्टेट से हो. नेक्स्ट 10 डिजिट एक्चुअली आपका पैन नंबर होता है. ठीक है, बिजनेस ओनर का. नेक्स्ट 2 डिजिट माने पहला 2 हो गया, फिर 10 और फिर 2 डिजिट रिप्रेजेंट द एंटिटी कोड ऑफ द पैन होल्डर इन अ स्टेट. एंड 15th डिजिट इज ए चेक सम डिजिट. ठीक है, ये इसको बोलते हैं चेक सम डिजिट. ये होता है 15 डिजिट का मतलब. समझ में आएगा सर, याद रहेगा. GST नंबर का 15 डिजिट क्या दर्शाता है, क्या डिनोट करता है. पहला 2 डिजिट स्टेट कोड, अगला 10 डिजिट पैन नंबर, नेक्स्ट 2 पैन होल्डर स्टेट एंटिटी कोड एंड 15 डिजिट चेक सम डिजिट. बोलो सर, याद रहेगा कि नहीं. अरे हाँ या ना. हाँ सर, याद रहेगा. याद रखना पड़ेगा. एंड फिर आता है एप्लीकेशन चेकिंग स्टेटस का. जैसे आपको पहले आप लोग मुझे बता रहे थे, मुझे दर्श नहीं बताया, मैं नीचे ढूंढ रहा था. दर्श ने बोला सर ये तो ऊपर होता है. यस सर, ये देखो लास्ट में आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो. कहाँ चला गया, सर्विस में जाओ और ये देखो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस. इस तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर दो, क्योंकि आपको जो नंबर मिलेगा उस नंबर के थ्रू से आप कर सकते हो. सो ये हो गया सर बेसिक प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. बस ये फॉलो करना होता है और आपका पूरा GST रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप हो जाता है. एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह एनीवन कैन डू इट. नाउ पॉइंट ये सर, क्या एग्जाम सिर्फ इतना ही पूछेगा GST रजिस्ट्रेशन के बारे में. सर अगर इतना ही इजी होता तो फिर बात कुछ सिंपल नहीं हो जाता. नहीं सर, इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल आप सोच रहे हो.
मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बेसिक प्रोसीडियर बताया, ठीक है, बेसिक प्रोसीडियर बताया ताकि किसी को भी पता लगे। आप खुद भी जब जीएसटी पोर्टल में जाके करो तो आपको भी एक चेक पॉइंट मिल जाएगा, किस काम के लिए कौन सा चीज चाहिए होता है, किसके बाद क्या आता है नहीं आता है। तो अब बाकी करते करते भी आपको शो करता है कि फिल अप दिस, सबमिट दिस, दोस, जैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप या सीएसईएमए का फॉर्म फिलअप की तरह ही है। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर ये तो हो गया सिंपल प्रोसेस। तो सर हम लोग स्पेशल क्या सीखेंगे? सर स्पेशल बहुत कुछ सीखना है। जैसे पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करने का क्या तरीका है, ठीक है। अच्छा, और एक बात सर, कि जब भी हम लोग जीएसटी रिलेटेड कोई भी टॉपिक को पढ़े ना, हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन का पता होना चाहिए, डेफिनेशन का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये डेफिनेशंस या सेक्शंस आपको एग्जाम में क्वेश्चन को लिखने के टाइम पे हेल्प करता है। मैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग ना कभी पढ़ोगे ही नहीं। नॉर्मली लोग पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़ेगा नहीं ना तो फिर उसका प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन का आंसर करने में दिक्कत होता है, और आंसर का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी डिटोरिएट करता है। ऐसे कभी भी आपको डेफिनेशंस पूछेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट किस डेफिनेशंस के बारे में कहाँ पर बोला गया है, इसका एक बेसिक सेंस रखने से आपका आंसर का क्वालिटी डेवलप हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको नॉलेज होना चाहिए कि जीएसटी के अंदर कौन किसके किसके बारे में कहा गया है और उनका डेफिनेशंस या सेक्शन क्या है। जैसे कई लोग सर प्रिंसिपल एजेंट होके बिजनेस करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो एजेंसी सिस्टम पे चलता है। तो एजेंट कौन है इसके बारे में जीएसटी लॉ बात करता है, मीन्स ए पर्सन। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप लोग बहुत सारे चीज जानते हो, ठीक है, क्योंकि एक तरीका है, मैं तरीका बता रहा हूँ, रोज रोज नहीं बताऊंगा ये तरीका, हर चैप्टर के नोट्स के अंदर आपको मिलेगा। तो मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एजेंट मीन्स ए पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट। अब ब्रोकर तो सुने होंगे, शेयर मार्केट में ब्रोकर चलता है ना, शेयर ब्रोकर। कमीशन एजेंट तो होता ही है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस सिस्टम इन कमीशन एजेंट सिस्टम। एरेटिया, ये भी एक कमीशन एजेंट सिस्टम ही होता है। डेलक्रेडियर एजेंट, ये भी एजेंट, ये एक्स्ट्रा कमीशन पे काम करते हैं। ऑक्शनियर और एनी अदर मार्केटाइल एजेंट जो किसी के बिहाफ में काम करते हैं, by whatever name called, who carries on the business of supply of receipt of goods or service or both on behalf of another। जब कोई किसी और के बिहाफ में काम करता है उसे हम लोग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग एजेंट के बारे में कहा है। अच्छा, फैक्टर के बारे में सुने हो कोई? एनीवन? फैक्टर क्या चीज होता है जानते हो? हाँ सर, फैक्टर क्या होता है, किसी ने सुना है क्या? किस फील्ड में यूज होता है जानते हो सर? बेसिकली ये ना बैंकिंग या फाइनेंस फील्ड में यूज होता है, बैंकिंग या फाइनेंस फील्ड में यूज होता है। नॉर्मली बैंक में कई बार ना लोन, बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं ना, तो बैंक जब लोन प्रोवाइड करता है तो कई सारे लोन ना बैंक की तरफ से फेलियर हो जाते हैं, माने नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं। तो बैंक ना एक फैक्टर सर्विस बोल के एक बिजनेस होता है फाइनेंस में, उसमें क्या होता है, फैक्टरिंग को दे देता है। फैक्टरिंग सर्विस में क्या होगा, फैक्टरिंग सर्विस जो करते हैं वो बेसिकली बैंक के बिहाफ में, वो अलग कंपनी होता है, बैंक का नहीं होता, थर्ड पार्टी होता है। वो थर्ड पार्टी फैक्टरिंग सर्विस देता है। वो क्या करेगा, मानो मार्केट में बैंक का 1 करोड़ का लोन है जो बैंक ने एडवांस किया था किसी को, और वो लोग ना बैंक का लोन रिपे नहीं करने आ रहा है, मैंने इसको ना बैंक की लैंग्वेज में बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो अब बैंक की तरफ से 1 करोड़ का लॉस तो बहुत बड़ा झटका लग जाएगा ना। अब अब आप बोलोगे सर बैंक लॉस थोड़ी ना खा जाएगा। सर बैंक लॉस तो नहीं डायरेक्टली खाता है, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ सिस्टम। जैसे मानो अगर बैंक नहीं देता, मैंने बैंक को अगर कोई लोन रिपे नहीं करता है, अगर जमीन मॉर्गेज था, कोई घर मॉर्गेज था, तो वो लोग आएगा, अब बैंक जाके उनका घर जब्त करेगा, लेकिन उससे पहले ना बैंक कोशिश करेगा, ठीक है, जब्त वगैरह करने से पहले कोशिश करेगा कि भाई चुपचाप लोन दे दो, लोन रिपे कर दो। तो ये जो फैक्टरिंग सर्विस होता है वो इस तरह का काम करते हैं, जो बैंक के बिहाफ में जाते हैं और बैंक का ये पैसा बैंक को उठा के देते हैं, बदले में एक लम सम अमाउंट का कमीशन खाते हैं बैंक से। मानो 1 करोड़ उठा के देगा तो शायद 20 लाख उन्हीं को लेना है, 20-30% वो ले लेगा, लेकिन कम से कम बैंक 1 करोड़ लॉस खा सकता था, प्रॉब्लम बढ़ सकता था, जो काफी हद तक कम हो जाएगा बैंक की तरफ से। तो ये फैक्टरिंग सर्विस होता है, दिस इज ऑल्सो ए एजेंसी बिजनेस।
अरहेटिया कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये भी एक्चुअली यूज होता है इंडियन लैंग्वेज में, इसे भी एजेंट ही कहते हैं, ठीक है, अरहेटिया। एंड दिल क्रेडियर एजेंट, ये भी एक कमीशन सिस्टम बिजनेस है। आप लोगों में से जो लोग अकाउंटेंसी कर चुके हो, मैम के पास आगे आगे पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है कंसाइनमेंट अकाउंट्स, ठीक है। जो लोग नहीं किया उनके लिए बोल रहा हूँ, आगे आगे मिल जाएगा करने को। कंसाइनमेंट अकाउंट्स मैम कराते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आपको दिल क्रेडियर एजेंट का कॉन्सेप्ट पता लगता है, जो एक्स्ट्रा कमीशन में काम करता है। तो ये सारा डेफिनेशंस के बारे में जीएसटी में सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में बोला है। कॉमन पोर्टल क्या होता है? कॉमन पोर्टल अभी मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा था, यही है कॉमन पोर्टल, यही है कॉमन पोर्टल। तो कॉमन पोर्टल के बारे में कौन से लॉ में बोला है, कौन से सेक्शन में बोला है जीएसटी में? सर इसके बारे में सेक्शन 146 ऑफ जीएसटी एज वेल एज मतलब बेसिकली सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के सेक्शन होता है। तो 146 सीजीएसटी का और एसजीएसटी का आपका मतलब आईजीएसटी या एसजीएसटी में सेक्शन 2 सबसेक्शन 26, ठीक है। तो इस तरह का सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो डेफिनेशंस के बारे में 226 में बेसिकली बोला है, ठीक है। और पोर्टल के बारे में सेक्शन 146 में सीजीएसटी एक्ट में भी बोला है। तो कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल रिफर टू इन सेक्शन 146, जिसका डेफिनेशंस के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 भी बात करता है। बस इतना छोटा छोटा चीज थोड़ा याद रखना है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? मैंने बेसिकली जो प्रोडक्ट टैक्सेबल होते हैं उसे टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ व्हिच इज लिवेबल टू टैक्स, मतलब जिस सप्लाई पे गवर्नमेंट टैक्स लगाता है उसे टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 108 में बोला गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में बोला गया है। टैक्सेबल टेरिटरी माने जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हो जहां पर टैक्स लगता है उसे टैक्सेबल टेरिटरी कहते हैं। सर पूरा भारत ही तो टैक्सेबल है? नहीं सर, देयर आर सर्टेन बिजनेस, कभी कभी गवर्नमेंट ना कुछ एरिया को टैक्स फ्री जोन भी कर देते हैं। टैक्स फ्री जोन जैसे कि एसीजेड होता है, नाम सुनो एसीजेड का, जानते हो सर एसीजेड एरिया बारे में? ये देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इंडिया में भी है, दुनिया के और भी देशों में आपको देखने को मिलेगा। ये एसीजेड क्या होता है? ये देखो सर, इज एन एरिया व्हिच द बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एक ही देश के अंदर, एक ही देश के अंदर आपको डिफरेंट जोन मिलेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया, इसके ऊपर पूरा एक गवर्नमेंट का पोर्टल भी है, जहां पर आप बिजनेस करोगे ना तो आपको ऑलमोस्ट टैक्स नहीं देना पड़ता है, और वहां से मेनली एक्सपोर्टिंग होता है। इसका मैप एक निकलता है, ये देखो वेस्ट बंगाल में, जैसे वेस्ट बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में है, हर स्टेट में आपको इसीजेड मिलेगा। इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर जिसको भी बिजनेस करने का मौका मिलता है उनको टैक्स देना नहीं पड़ता है, इवन जीएसटी में भी काफी छूट वगैरह रहता है, ठीक है सर। अब जब मौका मिलेगा आएगा, एसीजेड के बारे में भी चर्चा आएगा, इवन इनकम टैक्स में भी चर्चा का पॉइंट आता है, तब मैं फिर से चर्चा कर लूंगा। बस इतना जान लो कि भाई टैक्सेबल टेरिटरी माने जहां पर टैक्सेबल अप्लाई होता है। कभी कभी देश के अंदर विदेश भी बन जाता है, माने वो देश के अंदर एसीजेड बना के उसके ऊपर टैक्सेबल कॉन्सेप्ट नहीं आता है। प्लेस ऑफ बिजनेस माने जहां पर बिजनेस होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में बोला है। ये सब थोड़ा याद करने का जरूरत पड़ता है, लिख लिख के करोगे ना याद आ जाएगा। A place from where the business is ordinarily carried on and includes a warehouse, godown or any other place where a taxable person stores his goods or supplies or receives goods or service or both. तो प्लीज मेरा बात सुनो, एक बार ना प्लीज डेफिनेशंस को पढ़ लेना, सिंपल तरीके से बोला गया है। एपीलेट अथॉरिटी कौन होते हैं? एन अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड टू हियर अपील्स। अपील क्या होता है? जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है अपील करना पड़ता है ना, बेसिकली जिनके पास जाने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, कोर्ट टाइप का। दैट मींस अथॉरिटी अपॉइंटेड टू ऑथराइज टू हियर अपील्स एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 107। फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? मैंने जहां पर मींस ए प्लेस other than registered place of business which is characterized by a sufficient degree of permanent and suitable structure in terms of human and technical resource to supply service or receive and goods use its own needs. Fixed establishment section 2 subsection 50. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी मेन बिजनेस एरिया जहां पर बिजनेस का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, कि इस एरिया में बिजनेस को रजिस्टर किया गया है। बस सिंपल तरीका है, थोड़ा लिख लिख के पढ़ना चाहिए तो फिर एक आइडिया बन जाता है। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में आपको कोई ना कोई नया डेफिनेशन मिल ही जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर कौन होते हैं? प्रॉपर ऑफिसर माने जो कमिश्नर ऑफ जीएसटी होते हैं ना, उनको कहते हैं। इन रिलेशन टू एनी फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट मींस द कमिश्नर और द ऑफिसर
of the central tax who is assigned that function by the commissioner in the court. प्रॉपर ऑफिसर कहते हैं उनको, सेक्शन 2 सबसेक्शन 91, जीएसटी ऑफिसर, गवर्नमेंट की तरफ से जो काम करते हैं. रजिस्टर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, means a person who is registered under section 25 but does not include in a person having unique identity number, section 2 subsection 94, उन्हें registered person कहते हैं. Tax period means the period for which the return is required to be furnished, section 2 subsection 106. Business किसे कहते हैं? section 2 subsection 17 में कहा गया है what is business. बिजनेस क्या है? क्योंकि सारा जीएसटी बिजनेस के ऊपर लगता है और बिजनेस का एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन इनकम टैक्स में और जीएसटी में पढ़ाया जाता है. लंबा चौड़ा डेफिनेशन. सर क्या बात कर रहे हो? हाँ देखो ना, एकदम कलरफुल डेफिनेशन. कलरफुल डेफिनेशन. व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस बने तो सर बिजनेस इज बिजनेस नहीं सर, बिजनेस इज नॉट जस्ट अ बिजनेस. बिजनेस मीन्स ये है बिजनेस, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर or any other similar activity, whether or not it is for pecuniary benefit. ठीक है, यानी प्रॉफिट करने के लिए करो या ना करने के लिए करो, लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चर है, कॉमर्स है, प्रोफेशन है, वोकेशन है, एडवेंचर है, वेजर है, तो वो बिजनेस है. साथ में ये भी कहते हैं एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू अवर, यानी बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ सिमिलर काइंड ऑफ कोई भी एक्टिविटी, वो भी बिजनेस है. एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ ए एंड बी, माने ये जो यहाँ पर और यहाँ पर जो कहा गया है, और उसमें अगर रेगुलर वॉल्यूम है, फ्रीक्वेंसी है, कॉन्टिन्यूटी है, माने बिजनेस होगा तो रेगुलरली होगा, रेगुलर होगा तो एक वॉल्यूम में होगा, रेगुलर बिजनेस होगा तो फ्रीक्वेंटली होगा, रेगुलर होगा तो रेगुलरिटी होगा. अगर कोई काम कोई बंदा रेगुलर करता है ना तो वो उसका बिजनेस हो जाता है. कभी कभी करने से हो सकता है, लेकिन कभी कभी करना को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है. सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स, गुड्स को सप्लाई करो, गुड्स को एक्वाइज करो, इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट, मैंने बड़ा बड़ा मशीन्स वगैरह, एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस. बिजनेस को बनाने के लिए, बिजनेस को बंद करने के लिए मशीन जुगाड़ करना, एसेट जुगाड़ करना, सर्विस जुगाड़ करना, वो भी बिजनेस होता है. यानी बिजनेस के डेफिनेशंस में आ जाएगा ना तो जीएसटी देना पड़ेगा. अगर इसीलिए इतना बड़ा डेफिनेशन है. आपके मन में चल रहा है सर गवर्नमेंट पागल है कि हम लोग पागल? सर ना तो सरकार पागल है ना तो हम लोग पागल. यही तो है कि जब भी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है ना, तो डिस्प्यूट में जो बंदा लॉ को इग्नोर करके बचना चाहता है, तो लॉ बोलेगा भाई हम तुमको बचने नहीं देंगे, इसलिए डेफिनेशंस को इतना बड़ा बनाओ जिसके अंदर सब कुछ आ जाए. मैंने कहना ये चाहते हैं कि भाई नॉर्मली ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन तो समझ में आ गया, लेकिन मैं बिजनेस किया नहीं, मैंने बस कैपिटल एसेट खरीदा, बिजनेस करूंगा बोल के, क्या उसे भी बिजनेस बोलेगा? आंसर इज यस. एसेट क्यों खरीदे? खरीदने का कारण क्या था? बिजनेस. हाँ तो फिर बिजनेस है, मैंने एसेट खरीदना बिजनेस का पार्ट. आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि आखिर इतना बड़ा डेफिनेशन क्यों है. Provisions by a club, association, society or any such body for subscription or any other consideration, facilities or benefits to its member as the case may be, वो भी बिजनेस है. किसी बंदे को किसी एरिया में एडमिशन करवाना, माने एंट्री करना, कंसिडरेशन ऑफ पर्संस और क्लिनिक प्रीमाइसेस, जैसे सिनेमा हॉल में एडमिट करवाना, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिट करवाना, दैट इज आल्सो बिजनेस. समझ रहे सर? डेफिनेशंस को समझो कितना माने इंक्लूसिव डेफिनेशंस है. Service supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or vocation. Activities of a race club, जहां पर घोड़ा का दौड़ होते हैं, रेस क्लब, इंक्लूडिंग बाय ए टोटलाइजेटर, ये सब घोड़ दौड़ के, घोड़ा का जो दौड़ होते हैं ना, वहां पर ये सब वर्ड यूज होता है. टोटलाइजेटर, लाइसेंस टू बुक मेकर, एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब, वो भी बिजनेस है. Any activity or transaction undertaken by the central government or state government or any local authority in which they are engaged as public authorities, अगर वो भी किसी चीज में बिजनेस कर रहा है तो वो भी बिजनेस है. सर पागल दीवाना सब हो जाओ, लेकिन एक बार लिख लिख के पढ़ लेना, इतना भी टफ चीज नहीं है. सिंपल तरीके से बोला गया है, सिंपल तरीके से याद कर लीजिए. ठीक है, व्हाट इज बिजनेस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17. सर याद नहीं रहेगा, सर याद रखना पड़ेगा. अब आगे देखो, अब पॉइंट को थोड़ा सा माने अब केस स्टडीज की तरफ जाएंगे. जैसे कि आपको मैं एक चीज बार बार बता रहा था, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन.
ये बात बार बार होता है। टैक्सेबल पर्सन में जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी को टैक्सेबल पर्सन कहेंगे, है ना। तो अंडर जीएसटी लॉ the concept of taxable person is significant since tax on supplies of goods and services to be paid by taxable person. So let us understand the concept of taxable person. सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 कहते हैं टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, यानी जो रजिस्टर्ड हो चुका है जीएसटी में और जिसे रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। लायबल है माने उनका टर्नओवर वगैरह जीएसटी में रजिस्टर करने लायक है पर वो अभी तक किया नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें भी हम टैक्सेबल पर्सन मानेंगे। आपका लायबिलिटी आपने किया नहीं वो आपका प्रॉब्लम है, बट आप लायबल हो ना तो आपको भी टैक्सेबल पर्सन मानेंगे। सेक्शन 22-24 में इसके बारे में बोला है, ठीक है। दस इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान से सुनने बात को, अगर कोई बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, इवन अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जिसका लायबिलिटी है जीएसटी में रजिस्टर्ड करने का, उसे भी हम लोग टैक्सेबल पर्सन मानेंगे। सिमिलरली अ पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, लायबल नहीं है बट हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, वो भी टैक्सेबल है। उसका लायबिलिटी नहीं है, 20 लाख क्रॉस नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी कर लिया, शौक है बंदे का, कर लिया वॉलंटरी। हाँ हमको देश में पहचान चाहिए जीएसटी देते हैं, कर लो जीएसटी में रजिस्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लायबल नहीं हो फिर भी कर लियो, आप भी टैक्सेबल हो। आप लायबल हो पर नहीं किए आप टैक्सेबल हो, लायबल हो पर किया नहीं फिर टैक्सेबल हो, लायबल नहीं हो फिर भी कर लिए फिर भी टैक्सेबल हो। अरे कुछ समझे कि नहीं? हेलो, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी समझ आ रहा है सर, धीरे धीरे चीज पेचीदा हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बात पेचीदा हो रहा है। और इसका मतलब समझ रहे हो, आप लोग अभी बड़े बन जाओगे, धीरे धीरे बड़ा बने मैच्योर बनोगे, ठीक है। अब सिंपल तरीका से जितना पेचीदा बात आएगा वो मैच्योर बनने का बात आ रहा है सर। अब आपको धीरे धीरे पेचीदा बात करेंगे और आपको मैच्योर होना है, और वही मेन फोकस है सर। कितना दिन और बच्चा बन के रहोगे सर, बड़ा तो होना है, हो जाओ बड़ा। अच्छा, in the subsequent para we will see how does a person becomes liable to get registered and what is the procedure for getting registered and registered and how to get the registration application amended and when can registration be cancelled and when the cancellation of registration by the department or by registered person be revoked। यानी ये आगे का पूरा डिस्कशन आपको क्या क्या सिखाएगा उसको सुनो। प्रोसीडियर जो ऑलरेडी मैं बात कर लिया, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन को अमेंडेड कैसे करना है, जरूरत पड़ने से चेंज करना। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे होता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या क्या रीजन से करता है, और कभी कभी कैंसिल करके उसको रिवोक भी कर देता है। ये पूरा चैप्टर आपको इस मैटर पे बात करें। सिर्फ रजिस्टर करने से नहीं होता, कभी कभी रजिस्ट्रेशन छीन भी लिया जाता है, और कभी कभी हम भी कैंसिल करना चाहते हैं कि भाई मैं अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूंगा, मेरा बिजनेस नहीं है, तो फिर रजिस्टर बन के क्या फायदा, बिजनेस ही नहीं करूंगा तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रखूंगा क्यों, नहीं रखूंगा, प्रोसेस क्या है वो भी जानना है। सेक्शन, अच्छा ये सेक्शन को प्लीज याद रखिए। सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है इन सर्टेन केसेस, 25 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करता है जो हम लोग ऑलरेडी बात किए हैं, वो सेक्शन 25 है। 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, डीम्ड माने मान लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सर कैसे कौन से केस में आगे बताएंगे। 27 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनआरटीपी, आगे चर्चा रहेगा सर, सीटीपी एंड एनआरटीपी, डोंट वरी, मैं पहले भी बोला फिर बता रहा हूँ। 27 ना, 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 29 कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, माने कैंसिलेशन को रिवोक करना, कैंसिलेशन को कैंसिल करना है, जो कैंसिल हो चुका तो उसको भी कैंसिल करना है, तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 30, ठीक है। ये सब सेक्शन से आपको पता लग जाएगा कि आखिर रजिस्ट्रेशन रिलेटेड मैटर में क्या जाने और क्या ना जाने, ठीक है। जाने क्या होगा राम हरे, चलो देखते हैं। अच्छा, अब जैसे कि बात क्या है कि आपको मैं तब से एक बात करे जा रहा हूं सर कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का लिमिट क्या है। आपको एक बात बार बार आ रहा है सर, टर्नओवर, है ना, वन थिंग जो बार बार उठ के आ रहा है दैट इज टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। सर एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में दो चीज जानना है, एक स्टेट वाइज टर्नओवर का लिमिट क्या है, स्टेट वाइज हर स्टेट का सेम नहीं है, देश बड़ा विचित्र है हमारा,
ठीक है, इंडिया कंट्री जो है ना बड़ा ही विचित्र है, विचित्र मैंने डाइवर्सिफाई, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट के लिए थोड़ा डिफरेंट रूल बना हुआ है, किसी किसी को तो स्पेशल स्टेटस भी मिला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। सर भेदभाव नहीं, सर भेदभाव नहीं है, कुछ जरूरत के हिसाब से बनाया गया। भेदभाव तो वो था जो कश्मीर के साथ था, वो भेदभाव है, जो भेदभाव हटा दिया गया। अब आगे का देखो, इवन सुप्रीम कोर्ट भी परसों बताया 370 एकदम उचित है, जो गलती कर दिया गया था पुराने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसको नया प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कर दिया। देश के लिए बढ़िया बात है सर, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, तो फिर वो देश कैसे कह रहा है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, क्या इंक्लूड होता है टर्नओवर में और किसे एक्सक्लूड करना चाहिए, ये इस पॉइंट में बोला गया है, ये जानना है, बहुत जरूरी बातें हैं। ठीक है, नोट डाउन करना अपनी कॉपी में, अभी नहीं क्लास के बाद कर लेना, अभी तो समझते समझते चलेंगे। ठीक है, शायद मैं आपको इतना टाइम ना दूं लिखने का, बट बाद में आप लोग घर पे क्लास के बाद या तो नोट लेके या तो क्लास का वीडियो लेके बैठ जाना, रिवाइज भी हो जाएगा और नोट डाउन भी हो जाएगा, समय देना पढ़ाई सब। अच्छा, मैं आपको एक बार ये वाला लिस्ट दिखाता हूँ, कौन से स्टेट के लिए क्या लिमिट है, मैं बता रहा था ना। ये देखो, ये पूरा एक शॉर्टकट भी है और थोड़ा सा लॉन्ग कट। लुक एट स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट, कौन से स्टेट के लिए 10 लाख का लिमिट है। 10 लाख का लिमिट माने अगर आप इस स्टेट में हो और आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो, मेनली मणिपुर में हो, मिजोरम में हो, नागालैंड में हो, त्रिपुरा में हो, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब स्टेट में अगर आप हो, ये 4 स्टेट में आपका 10 लाख के ऊपर का टर्नओवर हो जाएगा तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। सर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सर अगर आप अरुणाचल में हो, मेघालय में हो, सिक्किम में हो, उत्तराखंड में हो, पौंडीचेरी में हो, तेलंगाना में हो, ठीक है, ऐसे स्टेट में अगर आप हो, माने 6 स्टेट इसके अंदर आ गया, 20 लाख क्रॉस करते ही गुड्स या सर्विस पे आपको रजिस्टर करना, ठीक है, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख और 20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस, सर्विस के केस में 20 लाख एंड बोथ गुड्स एंड सर्विस के केस में 40 lakh and both goods and service, and for rupees 40 lakh for supplier of goods, so 20 lakh for service, only service and goods both, और अगर आप गुड्स में हो तो 40 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स। नॉर्मली अगर इंट्रा स्टेट है तो माने एक ही स्टेट के अंदर कर रहे हो तो 40 लाख के तक आपको बेनिफिट दे सकता है। ये डिपेंड करता है, मैं आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, नॉर्मल रूल 20 लाख का है कि 20 लाख क्रॉस करे तो आपको रजिस्टर करना है, बट देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ 10 लाख जो आपको पता लग गया। 20 लाख तो नॉर्मल में है ही, लेकिन क्या कहते हैं सर, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर 20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस और बोथ गुड्स एंड सर्विस, एंड रुपीज 40 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, अगर वो सिर्फ इंट्रा स्टेट में है, माने स्टेट बदल नहीं कर रहा है, सेम स्टेट के अंदर है, मानो कश्मीर के अंदर ही है, आसाम के अंदर ही है, हिमाचल के अंदर ही है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, तो 40 लाख तक आपका लिमिट जा सकता है, रजिस्ट्रेशन ना भी कर सकते हो आप, लेकिन स्टेट बदल नहीं कर सकते, मैंने आप दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। समझ रहे हो सर, दूसरे स्टेट में बाइंग सेलिंग नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक ही स्टेट के अंदर अगर आप हो, 40 लाख तक आपका रजिस्ट्रेशन में लिमिट लगा के रखा है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल एंड बाकी स्टेट्स, बाकी जो भी स्टेट्स है ये उनके अंदर आ जाता है, तो इसमें बाकी सब कुछ आ गया। तो इसमें ना टोटल ये देखो, ये है बेसिकली सिस्टम, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर सेक्शन 22, ये जो बाकी स्टेट उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोलते हैं, लेकिन स्पेशल के अंदर भी स्पेशलिटी है, स्पेशल के अंदर भी स्पेशलिटी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में मेनली मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर भी था, ठीक है, पौंडीचेरी है, तेलंगाना भी है, ये सब स्पेशल कैटेगरी में आ गया। यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पर्संस एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिवली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, देखो यहाँ पर पूरा दिया है,
अगर आप गुड्स में हो और पौंडीचेरी में काम कर रहे हो 20 लाख आपका लिमिट है। तेलंगाना में हो 20 लाख लिमिट है। अगर बाकी स्टेट में हो 40 लाख का लिमिट है। मणिपुर में हो तो 10 लाख का लिमिट है। ध्यान से देखना, सिर्फ गुड्स में, ओनली गुड्स में। मिजोरम में हो 10 लाख, नागालैंड में 10 लाख, त्रिपुरा में 10 लाख, जम्मू कश्मीर में 40 लाख, आसाम में 40 लाख, हिमाचल में 40 लाख, अरुणाचल में 20 लाख, मेघालय में 20 लाख, सिक्किम में 20 लाख, उत्तराखंड में 20 लाख गुड्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये हो गया एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स। और यहां पर दिया है सर एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ गुड्स एंड सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ गुड्स एंड सर्विस, मैंने गुड्स के साथ साथ सर्विस भी आपके बिजनेस पे। तो अगर आप पौंडीचेरी में हो 20 लाख, तेलंगाना में 20 लाख, अदर स्टेट में भी 20 लाख, मणिपुर में 10 लाख। समझ में आ रहा है? बेसिकली वो जो पहले आपको बोला था 40 और 20 के बीच का कॉन्सेप्ट। फिर 10 लाख 10 लाख 10 लाख, मैंने मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख, जम्मू कश्मीर 20 लाख। ठीक है, ओनली सर्विस या सर्विस गुड्स मिला के। आसाम 20 लाख, हिमाचल 20 लाख। ये कौन सा लिस्ट है? ये सर्विस है एंड सर्विस गुड्स मिला के, या तो सर्विस और सर्विस एंड गुड्स मिला के। ठीक है, अरुणाचल 20, मेघालय 20, सिक्किम 20, उत्तराखंड 20। बस सिंपल कर दिया ना कि अगर आप सिर्फ सर्विस एंड गुड्स मिला के करते हो तो आपका लिमिट 20 लाख। और अगर आप सेम स्टेट के अंदर हो, ओनली गुड्स पे काम कर रहे हो, 40 लाख का लिमिट आपको मिल जाएगा। और अगर आपका स्टेट बदल जाएगा और 20 लाख क्रॉस कर गया तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन। इवन अगर आपका स्टेट बदल जाता है तो इन दैट केस तो लिमिट भी काम नहीं करता, क्योंकि वो तो एक्सेप्शनल लिमिट में आ जाता है। स्टेट बदलने के टाइम पे तो लिमिट भी काम नहीं करेगा, है ना सर? मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब स्टेट चेंज करके बिजनेस करोगे, जब स्टेट चेंज करके बिजनेस करोगे तो उसमें तो लिमिट भी नहीं देखना है। मैंने आपका एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो फिर उसमें तो लिमिट भी नहीं आता, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। बोलो सर, यहाँ तक बात क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? सब चुपचाप सुन रहे हैं सर, क्योंकि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रहा है तो आप लोग एकदम कॉम्प्लेक्स हो जा रहे हो। हमेशा थोड़ी ना इजी इजी बात होगा, कभी कभी तो थोड़ा सा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सर हम लोग सी एस सी एम एस सी एस स्टूडेंट हैं। बोलो सर, अभी तक बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छा। थैंक यू सर। हाँ सर। यस सर, यस। जोश में बोलो थोड़ा, हाँ सर, जैसे आर्मी में बोलते हैं। हाँ, यस सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको पता लग गया रजिस्ट्रेशन का लिमिट। एग्रीगेट टर्नओवर का क्या कॉन्सेप्ट है, चलो थोड़ा देखते हैं। टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर माने बेसिकली कितना सेल कर रहा है भाई। एग्रीगेट टर्नओवर में देखना पड़ता है। बिफोर वी स्टडी व्हाट इज एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एग्रीगेट टर्न। Aggregate turnover is a crucial parameter for deciding the eligibility of a supplier to avail the benefit of threshold exemption from registration. ठीक है, अब इसको जरा समझे। टर्नओवर इन कॉमन पैरेलल्स, कॉमन पैरेलल्स माने कॉमन सेंस में टर्नओवर का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, भाई कितने का बिजनेस किया। The term aggregate turnover is defined under section 2 subsection 6। अब ये डायग्रामेटिक सिस्टम आपको बताएगा कि जब हम लोग टर्नओवर काउंट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या को लेना है और क्या क्या को नहीं लेना है। तो टर्नओवर में नॉर्मली जितना टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करते हैं वो आ जाएगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई भी आ जाएगा, जो एक्सपोर्ट करेंगे वो भी आ जाएगा, जो इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे वो भी आ जाएगा। पर्सन्स हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अगर एक पैन में सारा भारत में आप बिजनेस कर रहे हो तो वो सारा काउंट हो जाएगा। मानो आप, अब समझ में आ जाएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात है, टर्नओवर कैलकुलेट करने के टाइम पे ध्यान से सुनना बात को, आगे बहुत जरूरी हो जाएगा। टर्नओवर काउंट करने के टाइम पे आप जो टैक्स पे करते हो ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, व्हाटएवर जो आपको मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, वो सारा चीजों को एक्सक्लूड करना है। क्या करना है सर? एक्सक्लूड करना है। और एक चीज को एक्सक्लूड करना है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। और मैं आपको पहले ही बोला रिवर्स चार्ज क्या होता है। रिसिपिएंट जो होता है ना,
जब कोई रिसिपेंट टैक्स खुद से पे करता है, मैंने वो तो उसका टैक्स था जो सप्लायर को देना था, पर वो गवर्नमेंट कहता है कि भाई ऐसे केसेस में सप्लायर नहीं करेगा। तो रिसिपेंट जब खुद गवर्नमेंट के घर में टैक्स पे करते हैं, उससे एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करना है। एग्रीगेट टर्नओवर में कभी भी रिसिपेंट का टैक्स मैंने जो देना है ना, इनवर्ड सप्लाई, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, मैंने जो आपने परचेस किया, मैंने आपको जैसे आपको मैं बता रहा था, मानो कोई बंदा यूएसए में है, आप इंडिया में हो, आप यूएस के बंदे से कोई सर्विस ले रहे हो, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम यूएसए प्रोवाइड सर्विस टू इंडियन पर्सन, ठीक है, आप इंडिया में बैठ के सर्विस रिसीव कर रहे हो, और इसमें मानो 18% जीएसटी है, ठीक है, 1 लाख का सर्विस है, 18,000 गवर्नमेंट के घर में जाएगा। अब गवर्नमेंट यूएस वाले पार्टी के पास नहीं जा सकता, तो गवर्नमेंट इंडिया वाले बंदे को बोलेगा कि भाई आप ये 18,000 टैक्स डायरेक्टली हमारे घर में दो। तो इसी को बोलते हैं इनवर्ड सप्लाईज, जो यूएस से ये बंदा ले रहा है। ये इनवर्ड सप्लाईज जो है ना, जो रिवर्स चार्ज कैटेगरी में आते हैं, उसे एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करना है। बोलो सर, ये बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, मैं नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा। बेसिकली फिर से बता रहा हूँ एक बार, यूएस से जो सर्विस इंडिया वाले पर्सन ले रहे हैं ना, उसका टैक्स तो यूएस, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर ये यूएस ना होके, चलो मैं आपको मैप से बताता हूँ। देखो, ये रहा हमारे दुनिया का मैप, ठीक है। अब इंडिया में बैठ के आप किसी फॉरेन कंट्री से सर्विस ले लो, ठीक है, मैं जैसे कि बोला आपको यूएस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बंदा इंडिया में बैठा हुआ है, ये बेसिकली रिसिपेंट है, और ये बेसिकली प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है। अब मानो इसमें गवर्नमेंट बोलते है कि ठीक है, आप कुछ भी लेना है लो, कुछ भी पे करना है करो, बट गवर्नमेंट को टैक्स देना। तो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ बैठा है जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। तो आमतौर पे क्या होता है, अगर ये चीज इंडिया के अंदर होता, मानो वेस्ट बंगाल में बैठा हुआ बंदा राजस्थान में बैठा हुआ किसी से तो कोई सर्विस ले रहा है, तो नॉर्मली क्या होता, वेस्ट बंगाल वाले सर्विस ले रहा है तो पेमेंट करेगा राजस्थान वाले को, राजस्थान वाले क्या करेगा, पेमेंट भी कलेक्ट करेगा, टैक्स भी कलेक्ट करेगा, अब दिल्ली वाले को दे देगा, मतलब दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब बंदा बाहर से सर्विस ले रहा है, तो गवर्नमेंट इनको बाहर ढूंढने नहीं जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है कि हम रिसिपेंट को जानते हैं, हम प्रोवाइडर को नहीं जानते, हम रिसिपेंट से डायरेक्टली जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो इसका जो वैल्यूएशन है ना, इसको टर्नओवर में काउंट नहीं करना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर के केस में, अगर वो रिसिपेंट का कॉन्सेप्ट कब हो रहा है, जब रिवर्स चार्ज हो रहा है। इसी चीज को रिवर्स चार्ज कहते हैं, इसी चीज को रिवर्स चार्ज कहते हैं। नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, हमेशा सप्लायर टैक्स पे करते हैं, नॉर्मल में हमेशा सप्लायर करते हैं, बट जब रिसिपेंट करते हैं उसे रिवर्स चार्ज कहते हैं। और ये एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करने के टाइम पे, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, उसे आप एग्रीगेट टर्नओवर पे एक्सक्लूड करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा। बोलो सर, यहां तक बात क्लियर है? हाँ, हाँ सर। देखो अब कुछ केस लॉ भी देखो, देखो, रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड, pays GST on seating fees paid to its director for the service rendered by him. Raghuveer Private Limited pays GST on seating fees paid to its director for service rendered by them. यानी कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड चाहे कोई भी कंपनी हो, जब कोई डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर होता है, वो जब कंपनी में आके सर्विस देता है ना, बदले में उनको पेमेंट किया जाता है डायरेक्टर को, और उसमें जीएसटी भी पे होता है। तो क्या बोलते हैं, रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड पेज जीएसटी ऑन सीटिंग फीस पेड टू इट्स डायरेक्टर्स फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय देम, टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। यानी कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड एक क्या है सर, रघुवीर एक कंपनी है, ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर इसका एक सेपरेट एंटिटी है, आप सबको पता है। अब मानो
समवन मिस्टर एक्स, जो रघुवीर कंपनी का डायरेक्टर है, मिस्टर एक्स इज अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। अब डायरेक्टर मीटिंग में आया, बोर्ड मीटिंग चल रहा था, डायरेक्टर आया, कंपनी को सर्विस दिया, कंपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए डायरेक्टर को मानो 5,000 का फीस दे रहा है, ठीक है, ऐसा होता है सर, 5,000 5 लाख कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी टू कंपनी। अब इसमें 5,000 जब पेमेंट कर रहा है ना डायरेक्टर को, तो ये जीएसटी भी होगा इसमें। तो गवर्नमेंट बोलता है पेमेंट तो डायरेक्टर करेगा, पेमेंट कौन करेगा, डायरेक्टर पे करेगा या कंपनी पे करेगा। सर रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड पेड टू दी डायरेक्टर, ये क्या हो गया, 5,000 का पेमेंट रघुवीर पे करेगा डायरेक्टर। तो हु इज द रिसिपेंट हियर, सर्विस रिसिपेंट कौन है, सर्विस का रिसिपेंट कौन है सर, कंपनी है कि डायरेक्टर है। कंपनी है सर। तो सर्विस रिसिपेंट कंपनी है ना, बदले में कंपनी उनको पे करेगा। तो जिसने रिसीव किया, गवर्नमेंट क्या कहता है, रिसिपेंट ऑफ सर्विस। मैं सिंपल बात है, गवर्नमेंट डायरेक्टर को बोलने नहीं जाएगा कि भाई आप जीएसटी पे करो, गवर्नमेंट कंपनी को बोलेगा कि आपने डायरेक्टर को पे किया ना 5,000, उसका 18% जीएसटी होता है, से फॉर एग्जाम्पल। तो 5,000 का 18% जितना होता है, कितना होता है, 900। 900, ठीक है, ये 900 रुपीज रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड, रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर से काट के गवर्नमेंट को पे करेगा। बट एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर रघुवीर सप्लायर नहीं था, वो रिसिपेंट था, डायरेक्टर तो सप्लायर था। सर्विस कौन दिया था, सर्विस किसने किसको दिया था, डायरेक्टर ने कंपनी को दिया था। तो ये हो गया ना रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट। बोलो सर। तो वही कहते हैं वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर्स टू रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड विल फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द डायरेक्टर्स एंड नॉट रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड। ये डायरेक्टर का एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट जरूर रहेगा कि भाई मैंने इतने का सर्विस प्रोवाइड किया, लेकिन रघुवीर के टर्नओवर के पार्ट में ये 5,000 कभी नहीं होगा, है ना। बोलो सर, क्या डाउट है, क्या चल रहा है मन में, बोलो, चुप ना रहे। दर्श काफी देर से कुछ बातचीत नहीं कर रहा है, दर्श का क्या हुआ, सनोन बोलो सर, शालिनी, नहीं सोमनिता, सर, मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हो सर, मोनिका बोलो, प्रिया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जी सर। ठीक है, आप देखो धीरे धीरे बिजनेस का कॉम्प्लेक्सिटीज आ रहा है, ठीक है, आपको इस लेवल तक पहुंचना है सर, ये लेवल में आना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू थिंक इन दिस वे, ठीक है, तभी आप एक्सपर्ट बनोगे सर। अब देखो दिमाग में थोड़ा प्रेशर आएगा, लोड बढ़ेगा, ठीक है, ये प्रेशर अच्छा है, ये प्रेशर अच्छा है। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड, जैसे बोला क्या, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड द एलिमेंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन। टर्नओवर कैलकुलेट करने के टाइम पे कभी भी जिसके लिए टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं वो कभी भी इंक्लूड नहीं हो, ठीक है। एंड एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल नंबर ऑफ ऑल ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस का लेके करना है, दैट इज ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन। अगर एक ही पैन के अंदर जितना रजिस्ट्रेशन है सब कुछ आ जाए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ है, चलो आपको मजा आएगा देख के, पढ़ के भी। एक डीलर है जिसका 2 ऑफिस है, ठीक है, एकदम इमेजिन करो, मानोगे आपका ही है। एक डीलर है जिसका नाम है एक्स, जिनका 2 ऑफिस है, कहाँ है, एक दिल्ली में है, एक अनदर है हरियाणा में। बढ़िया है सर, ठीक है, दिल्ली वाले गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के कहाँ जाएगा, हरियाणा जाएगा, चलो हरियाणा चलते हैं। तो दिल्ली और एक हरियाणा, in order to determine whether X is liable for registration, in order to determine whether X is liable for registration, turnover of both the offices would be taken into account। दोनों ऑफिस का टर्नओवर काउंट करना है, टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। ओनली इफ द सेम एक्सीड्स द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, मैंने दोनों मिला के, दिल्ली हरियाणा मिला के अगर उनका 20 लाख का लिमिट क्रॉस करता है, ठीक है, तभी जाके वो रजिस्ट्रेशन करेगा एज पर सेक्शन 24। दोनों ऑफिस का मिला के होना पड़ेगा,
रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं, ये दोनों ऑफिस का मिला के, दोनों ऑफिस मिला के अगर 20 लाख क्रॉस कर गया या फिर 40 लाख क्रॉस कर गया, एज पर द केस, आपको पता लग गया ना कब 20 लाख और कब 40 लाख। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, बस करना है। और एक बात, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज, एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है, सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस हैविंग सेम बैंक टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्न। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, मैं आपको पहले ही बोला था एक्सपोर्टेड गुड्स का वैल्यू आता है। एग्जेम्प्टेड गुड्स मैंने जिसके ऊपर नॉर्मली टैक्स नहीं लगता, वो भी आप अगर टर्नओवर बने बेसिकली आपका अगर टर्नओवर हो रहा है वो भी आएगा। जैसे कि एग्जांपल पढ़ो आपको क्लियर होगा, सब केस लॉ है, रियल लाइफ सिचुएशंस में होता है। मधुर ऑयल्स, मधुर ऑयल्स कंपनी का नाम है सर, कहाँ का है, अरे अपना पंजाब का है। मधुर ऑयल्स पंजाब इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग मशीन ऑयल बेचता है, एज वेल एज पेट्रोल। सर ध्यान से सुनना, मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल, मधुर ऑयल दोनों बेचता है, सप्लाइंग ऑफ पेट्रोल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर कि पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल में अभी जीएसटी नहीं है, पेट्रोल करेंटली जीएसटी परव्यू के बाहर है। मैं आप लोगों को एक क्लास शेयर करूंगा, एक नोट शेयर कर दूंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा पूरा कि करेंटली कौन सा गुड्स जीएसटी परव्यू में है पर जीएसटी नहीं लगता, या फिर जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ जीएसटी के अंदर आता है। क्लास भी शेयर कर दूंगा, सुन लेना एक बार, काफी हेल्प हो जाएगा। और साथ में आप थोड़ा सा लिस्ट भी पढ़ लीजिएगा, आपको काफी हेल्प हो जाएगा। तो बेसिकली पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं है, हम सबको पता है, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट कोशिश कर रहा था कि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगाने का, पर पेट्रोल डीजल में जीएसटी अभी नहीं लगेगा, उसके ऊपर बार बार मीटिंग हो रहा है। अगर पेट्रोल डीजल में जीएसटी लग जाता है तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा कंपेरेटिवली, लेकिन पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगने से सर प्रॉब्लम वो कैसे होगा? हाँ सर, सर सस्ता कैसे होगा, जीएसटी अलग है। अच्छा गुड क्वेश्चन, इसके ऊपर एक अलग क्लास है मेरा, मैं एक स्पेशल केस स्टडीज क्लास लिया था, फिर भी तूने पूछा है तो फिर दिखाता हूँ। नहीं, मेरे को लगा ना ऐसे, क्योंकि 18% मोस्टली लगता है हर जगह। तो अभी जो चल रहा है 106 रुपये शायद चल रहा है, तो उसमें कैसे वो हेल्प करेगा? चल देख, ध्यान से देखना, ये थोड़ा ओल्ड डेटा है पर फिर भी देखना, ये 2020 का डेटा है, ध्यान से देखिएगा सर। 2020 का डेटा है, जिस टाइम पे पेट्रोल का दाम बढ़ना चालू किया था, 70 क्रॉस करके 82 की तरफ चल रहा था, अभी 106 है ना। आप इसी सेम चीज को जी सर। रिप्लेस कर देना, सेम चीज को रिप्लेस कर देना करंट डेट से, डेटा मिल जाए तो 2020 में 1 लीटर पेट्रोल, नॉर्मली पेट्रोल के हिसाब से तो नहीं आता है, क्रूड ऑयल के हिसाब से आता है, फिर उसको हम लोग रिफाइन करते हैं, फिर पेट्रोल बनाते हैं उसको, और एक पेट्रोल हो जाता है, एक डीजल हो जाता है। क्रूड ऑयल, 1 लीटर क्रूड ऑयल का नॉर्मली मार्केट में दाम पड़ता है 26 टका 34 पैसा, उस टाइम का दाम है, अभी थोड़ा ज्यादा हो चुका है, शायद 40 टका हो गया होगा। इंटरनेशनल मार्केट में कोरोना के बाद तेल का दाम बहुत बढ़ा है। डोमेस्टिक फ्रेट 37 पैसा, माने 1 लीटर पेट्रोल के पीछे अगर आपको भाड़ा करके इंडिया में लाना है, पर लीटर पे 37 पैसा खर्चा हो जाता है जहाज का, पर लीटर पे। ठीक है सर, इस 1 लीटर पेट्रोल पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेंटली टैक्स लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी एंड सेस बोलते हैं उसको, जिसका वैल्यूएशन है 32 टका 98 पैसा, जिसका करेंटली और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 32 टका 98 सर ये पैसा तो पेट्रोल के दाम से ज्यादा महंगा तो टैक्स है। हाँ सर, कारण है, बताता हूँ आपको। पेट्रोल पंप वाले पर लीटर पेट्रोल पे कमीशन लेते हैं सर 3 टका 65 पैसा, अभी थोड़ा और ज्यादा हो गया होगा, 4 साढ़े 4 हो गया होगा। स्टेट गवर्नमेंट ये तो गजब करता है, हर एक स्टेट, चाहे कोई भी स्टेट है इंडिया का, इसलिए देखना हर स्टेट में पेट्रोल का दाम थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। दिल्ली मार्केट का टैक्स रेट या फिर पंजाब कोलकाता में मार्केट, 98 या 96 था सर, जब अभी गया था। पंजाब में कितना है? 96 देखा था मैंने, गया था जब 1 महीने पहले। ठीक है, 96 पंजाब में बोल रहे हो, दिल्ली में भी 100 चल रहा है, कोलकाता में 106, मुंबई में देखोगे तो शायद 110। ठीक है, अब डिफरेंट स्टेट में देखोगे तो आपको डिफरेंट मिल जाएगा। सर डिफरेंस क्यों है?
क्योंकि हर एक स्टेट अपने हिसाब से उसमें वैट लगाता है, जिसका रेट है सर अप्रोक्स। वैट अभी भी चल रहा है पेट्रोल में, मतलब ये ऑयल में वैट अभी भी लागू है? यस सर, ये सब स्टेट लगाता है, अभी भी लागू है। ये वैट पेट्रोल डीजल में अभी भी है, ये स्टेट लगाता है। ठीक है, मैं आपको 2020 का ही डेटा दे रहा हूँ, आपको रिसेंट डेटा भी मिल जाएगा थोड़ा सर्वे करने से। 19 टका, मैंने जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर 30% लगाने से ये 19 रुपीज का दाम होता है, लेकिन 30% एटलीस्ट वैट है। ठीक है, ये स्टेट लगाता है, अपने हर स्टेट के ऊपर ये पावर है और स्टेट लगाता ही लगाता है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल पे 30%, जो दाम होगा उसके ऊपर 30%, मैंने यहां तक आते आते जो दाम होगा कमीशन लेके 30%, कुल मिला के दाम पड़ रहा था 82। यही चीज अभी कोलकाता मार्केट में 106। ठीक है, मैंने ये 106 के पीछे मेनली इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ना, 26 का चीज अभी 40 का हो गया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भी 32 से में भी 34-35 हो चुका होगा। पेट्रोल पंप का कमीशन 4.5 टका हो चुका होगा, 5 टका हो चुका होगा। और स्टेट गवर्नमेंट का वैट अभी भी 30% है, जो भी दाम होगा 30% लग जाएगा। ठीक है, और फिर ये पेट्रोल का दाम आता है। अब इस पूरा चीज में अगर फ्लैट 18%, अगर मैक्सिमम चलो 18 नहीं 28% भी दाम लगेगा ना, तो भी पेट्रोल का दाम कम होगा, तो भी दाम कम होगा। सेंट्रल और स्टेट का तब तो नहीं रहेगा ना, ये इधर 30 पर 30 और इधर 32, माने करेंटली आप हिसाब लगा लो, इधर सिंपल हिसाब लगाओ, 32 रुपीज 19 रुपीज, कुल मिला के कितना हो जाता है? 50 नहीं, 50 नहीं, 52, इधर 52 हो रहा है, देखो मैंने 33 और 19, हाँ 52, टोटल 82 में से, 82 में से तो 52 से टैक्स में चला गया, माने ये तो मोर देन 50% टैक्स हो गया। हाँ या ना? समझे कि नहीं? 82 रुपीज में से 52 तो टैक्स का है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर कनेक्टेड हो आप लोग? Yes, sir. तो आप समझ पा रहे हो कि बाकी बाकी तो बस चीजों का दाम है। अब अगर मानो कि इसमें 28% सिर्फ अगर जीएसटी होता तो ये काफी कम हो जाता, अभी 80-90 में आ जाता पेट्रोल का दाम। समझ में आया ना दर्श? दर्श का क्वेश्चन था। जी सर, जी सर। अब आप फिर ये बोलोगे तो सर काफी तो कम कर देगा, बहुत कम हो जाएगा, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों, क्योंकि पूरा दुनिया स्टेट का जानता है। वैट भी लगता है, फिर ये सेंट्रल का भी चार्जेस है। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझना चाहिए सर, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि उनसे ये वैट का पावर छीन लिया जाए, स्पेशली पेट्रोल में और दारू में। मैंने मैंने बेसिकली जिसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, जो ह्यूमन कंजम्पशन होते हैं, ठीक है, बांग्ला में जिसको मौत बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट काफी वैट लगाते हैं। कोरोना के बाद जब सारा दुकान वाइन शॉप ओपन हुआ था, सबसे ज्यादा बंगाल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट 65% तक वैट लगाया था। किस पे? दारू पे, वो भी जीएसटी के अंदर नहीं है, क्योंकि वाइन पे, दारू पे, मैंने इस तरह का चीजों पे, अल्कोहल पे गवर्नमेंट अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। पश्चिम बंगाल में तो सर 60% वैट लगाया था कोरोना पीरियड में, 60%। दिल्ली वाला, दिल्ली गवर्नमेंट तो 70% वैट लगाया था। जस्ट इमेजिन, फिर भी बिका था जितना भयंकर, लोग तो ड्राम लेके पहुंच गया था। अब छोड़ो सर लाइन दारू के, लग गई थी वहां पे तो, लाइन लग गया था। अब मैं न्यूज जो पे बता देख रहा था। अब पॉइंट क्या है सर, अब बोलोगे सर गवर्नमेंट चाहता तो है, लेकिन कुछ स्टेट नहीं मानेगा। एक तो स्टेट का ये वैट का जो वैट से जो इनको कमाई होता है ना, ये उनका लॉस हो जाएगा। हम लोग सेंट्रल को दोष देते हैं ना, एक्चुअली लोगों को पता नहीं है ओरिजिनल कहानी क्या है। ओरिजिनल कहानी तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉस है, सेंट्रल को फिर भी तो ये बोलेगा ठीक है उसका भी लॉस हो जाएगा, स्टेट सेंट्रल को भी लॉस हो जाएगा, पर स्टेट नहीं मानेगा।
अच्छा, आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये 32 रुपीज लेता है या फिर 35 टका जो भी लेता होगा, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चिंता है। आपको मैं लास्ट दिन एक चीज बताया था कि काफी सारे स्टेट है हमारे देश में जो अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं, माने जिनका मैन्युफैक्चरिंग लेवल काफी अच्छा है, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि कर्नाटका, जैसे कि गुजरात, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जहां इंडस्ट्री भारी मात्रा में है, जहां इंडस्ट्री भारी मात्रा में है, स्पेशली तमिलनाडु सबसे अच्छा इंडस्ट्री है इनके पास। महाराष्ट्र काफी इंडस्ट्री है इनके पास। आपको मैं कंपनी लॉ में भी बताया, पूरे भारत में एक एक करके आरओसी है, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में दो दो आरओसी है। तो इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये सबसे ज्यादा सप्लाई करता है, इज द मेन सप्लायर, मैक्सिमम सप्लाई यही करता है। झारखंड तो छत्तीसगढ़ सबसे कम लेवल में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो और कम हो जाएगा, जहां ऑलमोस्ट इंडस्ट्री ना के बराबर, ठीक है। अब इनका मानना है कि भाई सप्लाई हम करें और जीएसटी हम ही सबसे कम मिले, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, जिसके पास सामान जाता है टैक्स उनको मिलता है, जिनके पास सामान जाता है उनको टैक्स मिलता है। माने अगर तमिलनाडु से कोई प्रोडक्ट झारखंड जाएगा, जो जीएसटी उसके ऊपर है तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट को मिलेगा, डेस्टिनेशन बेस्ड। अब प्रॉब्लम इसका एक कारण है, क्योंकि ये प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये किया ताकि हर किसी को डेवलपमेंट का पैसा मिले। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉइंट पे जो प्रॉब्लम हो रहा था, वो प्रॉब्लम ये था कि जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जिनका इंडस्ट्री टॉप लेवल का है, वो लोग नहीं मान रहा था। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट जहां पर इंडस्ट्री भारी मात्रा में है, ये नहीं मान रहा था। तो गवर्नमेंट बोला आपका जितना लॉस होगा वो हम देंगे, आपका जितना लॉस होगा वो हम देंगे। कौन बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है, ठीक है। और ये जो हम देंगे बोला है ना, इसको बोलते हैं कंपेंसेशन सेस, कंपेंसेशन सेस। अब कंपेंसेशन सेस में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉसी मैंने जिनका जीएसटी लॉस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वही मेन सप्लायर है पर उन्हीं को लॉस है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला आपका जितना लॉस होगा वो मैं भरपाई करूँ। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल पे सेस बढ़ा दिया, पेट्रोल पे सेस बढ़ा दिया, सीन गुड्स में, दारू पे, सिगरेट पे, गुटखा पे सीन टैक्स लगा रहा है, ठीक है। सीन टैक्स माने और लो। और ये जो सीन टैक्स लगा रहा है ना, सिगरेट, गुटखा, दारू, ठीक है, प्लास्टिक्स, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इस सब से जितना एक्स्ट्रा टैक्स मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इसीलिए कलेक्ट करता है ताकि इन लोगों को भरपाई हो सके, इन लोगों को भरपाई हो सके। और कोरोना आ गया था बीच में ना, कोरोना आने के बाद इंडिया का जीडीपी गिर गया, काफी लॉस हुआ स्टेट को। तो अभी कोरोना पीरियड के अभी तो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में बहुत लॉस हो गया, नॉट जस्ट इंडिया, बहुत कंट्री में हुआ है। अभी काफी लॉस हुआ है जीडीपी में, अभी नहीं कर पाएगा। कम से कम और 5 साल 7 और कंट्री चलेगा, तो शायद फिर से वो दिन आए कि जहां पर स्टेट को भी ठीक ठाक हो जाएगा, फिर जाके वो एक पेट्रोल डीजल पे कट कर सकता है। अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्टेट सबसे पहले गुस्सा करेगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में स्टेट सबसे पहले गुस्सा करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए ना, ये जिनका लॉस है उनको भरपाई करने के लिए। सेंट्रल को अच्छा है, सेंट्रल तो बोल रहा था कि अच्छा है आप हम लोग हटा देते हैं, फिर सेंट्रल ने ये भी बोला फिर कंपेंसेशन सेस भी हटा देंगे। अब स्टेट को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट चिल्लाते हैं ना कि सेंट्रल तेल का दाम बढ़ा रहा है, तेल का दाम बढ़ा रहा है, मोदी क्या कर रहा है। अरे भाई तेल का दाम इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि आप लोग उसका हिस्सेदार हो, माने स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये वोट के प्रचार के लिए, दिखाने के लिए ठीक है, बट रियल लाइफ में इसका पीछे के कैलकुलेशंस बहुत वैल्यूएबल है। जो समझा वो समझ गया, जो नहीं समझा वो मूर्ख बन के रह गया। बात समझे सर? ये पूरा मैं यहाँ पर किसी का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। मैं ना तो सेंट्रल के फेवर में हूँ ना तो स्टेट के फेवर में हूँ, मैं आपको रियल सिचुएशंस के साथ रूबरू करा रहा हूँ कि आप ही देखो क्या सिचुएशन है। आप उनकी जगह होते तो क्या कर लेते? नारा लगाना इजी होता है, कभी उनके जगह बैठ के तो देखो, स्टेट में बैठ के देखो या सेंट्रल में बैठ के देखो, फिर पता लगेगा। इसीलिए आम और खास में फर्क होता है, हम लोग सिर्फ नारेबाजी चाहे जो करते भी कर ले वो लोग सुनेंगे ही, उसका काम ही वही है।
वही चीज बहुत मुश्किल होता सब है। चीज सबको अच्छा नहीं लगता ना सर, सब चीज सबको अच्छा नहीं लगेगा, वही इस वही चीज का प्रॉब्लम। बात सुना। ठीक है, सब चीज सबको, अब सबको खुशी करके नहीं चल सकता। अल्टीमेटली वो देश के लिए जो ठीक लगेगा वो करता है हमारा। नहीं तो पेट्रोल का दाम अगर 106 से अगर नीचे आ जाए, पाकिस्तान का हालत देखे हो सर। पाकिस्तान, क्या बताऊं मैं आपको। ये देखो, मैं आपको मैंने भंडारा है सर, क्या क्या बताओ और क्या क्या नहीं। ये देखो, वर्ल्ड वाइड एक पेट्रोल डीजल का दाम का लिस्ट है यहाँ। ठीक है, ये देखो, वर्ल्ड के जितने डेवलप नेशंस हैं, इंडियन रुपीस में वहां का उसका पेट्रोल का दाम देखो। 1 लीटर पेट्रोल, ये 2022 का डेटा है मोस्ट प्रोबेबली, 21 का। ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा आपको। ये देखो, सबसे ज्यादा तेल का दाम है इंडियन रुपीस में अगर देखा जाए तो हांगकांग का 194 पर लीटर, न्यूजीलैंड का है, नीदरलैंड का है 171, ठीक है, आयरलैंड का है 162, जर्मनी का 149, ग्रेट ब्रिटेन का 147। ये कौन सा है? आई थिंक ये पीटी, पाकिस्तान तो नहीं है। पोर्तुगल, पोर्तुगल पोर्तुगल, हाँ, पोर्तुगल वन है। वन हाँ हाँ, 144, यस सर। नीचे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 138, डेनमार्क 136, सर येमेन, नेबर का आ गया अपना, हाँ, नेबर का है अपना सर। कहाँ पाकिस्तान कहाँ है? ये 62 रुपीज है ये तो, नीचे नीचे हाँ, एकदम नीचे इसी को देखिए तो, मतलब। इसी को मैं हाँ ढूंढ रहा ये था रे बाबा, इसी को ढूंढ रहा था मैं। ठीक है, अपना पाकिस्तान का, बांग्लादेश का कहाँ है? बांग्लादेश, 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 वो भी नीचे ही होगा ना। बांग्लादेश थोड़ा ज्यादा हो गया। इधर नहीं है गायब हो शायद, गए क्या? इधर नहीं गायब कर है। दिया। इधर नहीं है। ठीक है, अब पाकिस्तान को देखो, उसका उसका साहस देखो आप। ठीक है, उसका साहस देखो, 62 रुपीज में वो पेट्रोल बेच रहा है। ठीक है, उस टाइम पे, आज हालत देख रहे हो सर। वो क्या, वो जनता को खुश करने के लिए 62 रुपीज में पेट्रोल बेच रहा है। आज के डेट में पाकिस्तान की पता है क्या क्या दाम है? उसका इकोनॉमी इतना जोर का गिरा है ना, अब 62 क्या, वो तो बीच में 300 टका में पेट्रोल खरीद रहा था। अभी तो आईएमएफ से तो पैसा मिला बेच है। कैसे रहा था इतना कम में? हाँ, सब्सिडी देके, इतना कम में पब्लिक को खुश करके, पब्लिक को खुश करके अच्छा। सरकार सरकार उस पर सब्सिडी दे रहा था, अपना दूसरा जगह में खर्चा ना करके, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल कॉलेज में, या फिर जहां जरूरी खर्चा ना करके पेट्रोल में सस्ता कर रहे हैं पब्लिक का वोट पाने के लिए। और ये तो हालत और ही देखो। बेकार चीज है सर। अरे वही तो, वही चीज समझना है, यही चीज समझना है। पाकिस्तान का करंट रेट क्या होगा? पाकिस्तान अभी थोड़ा सा सस्ता होगा क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मिला है, फिर भी उतना भी सस्ता नहीं हो सकता। तो बीच में तो सब कुछ बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा ये देखो, ओए बाप रे, ये क्या? देख ले। बाप रे। ठीक है, अब ये हालत होता है, इसलिए ना लोगों को, मैंने लोगों को ना, वो क्या बोलते हैं उसको, आई वॉश करना अच्छा होता है और हकीकत कुछ और होता है। इसलिए इंडिया को कितना भी कुछ लोग गाली दे दिया इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बोला कि हम नहीं करेंगे क्योंकि देश बर्बाद हो जाएगा। ये बर्बादी का हालत देख रहे हो, देख सर लो। 62 से 300 के करीब। 300 और ज्यादा हो गया था अभी, तो फिर भी थोड़ा सा सब्सिडी वगैरह मिला बोल के अभी थोड़ा ठीक ठाक है। फिर भी मैंने, ठीक ठाक कहाँ है, ठीक ठाक बिल्कुल नहीं है, आप ही देख लेते हैं। ठीक है, श्रीलंका का भी प्लस सिचुएशन बहुत उनका खराब हो गया। प्लस उनका वो रुपीस भी तो हमसे वो होता है वीक। हाँ हाँ, वीक है, वीक है। ठीक है, जस्ट आप समझ लीजिए। तो हमारे लिए होगा ये 140 रुपीज होगा आई गेस, उनके पाकिस्तान रुपीस में है ना? हाँ, यस सर। हाँ। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। मैंने देश चलाना इतना आसान नहीं होता, और ये ना मैंने लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, आई वॉश करके वोट पाना अलग चीज होता है, ये सब बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अगर देश सबका है और देश को ठीक ठाक चलाना है ना, अब श्रीलंका का भी हालत देख लो, श्रीलंका इतना तो डेवलप कर लिया था, अब श्रीलंका मर रहा है सर। इसका तो पाकिस्तान से भी खराब हालत है। 356 टका पर लीटर, 356 इंडियन रुपीज हाँ में। सर, इसका तो वो इकोनॉमी का वो हो गया ना, दिवाला निकल गया।
निकलेगा ना सर, एज पर सिचुएशन काम लेना चाहिए ना। क्या किया सर, ये लोग भी तो बहुत खतरनाक मैंने काम किया। पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का एट ए टाइम डिसीजन ले लिया। स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए था, अपने आप को ज्यादा सोच रहा था और सारा पैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में सारा पैसा डाल दिया और रिजर्व खाली कर दिया, पूरा रिजर्व खाली कर दिया। मैंने जो डॉलर का रिजर्व होता है ना, फॉरेक्स रिजर्व, वो खाली हो चुका था। अभी इंटरनेशनल मार्केट से इनको अगर खरीदना पड़ता है, इनके पास कोई रिजर्व नहीं है। अब तो इंडिया काफी हेल्प किया इसको, काफी हेल्प किया। इंटरनेशनल मार्केट से भी हेल्प मिले, इंडिया बहुत हेल्प किया। अब थोड़ा सा ठीक ठाक, ठीक ठाक मैंने अभी सांस ले पा रहे हैं, सांस लेना भी भूल गया था श्रीलंका। बहुत कुछ है सर, मैंने आप सोच भी नहीं सकते कि आपका ये पढ़ाई आपको किस लेवल का कॉन्सेप्ट में लेके जाएगा। चलो ठीक है, तो मधुर ऑयल का केस देखो, जो मैं स्टार्ट किया था। Supplying machine oil as well as petrol. Supply of petrol is not deductible to GST, but supply of machine oil is taxable. मशीन ऑयल पे टैक्स लगता है, वो नॉर्मल प्रोडक्ट है, लेकिन पेट्रोल पे तो नहीं है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर मधुर ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या मधुर ऑयल को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? सर, पॉइंट इज दैट टर्नओवर ऑफ बोथ नॉन टैक्सेबल एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाईज विल बी टेकन इनटू अकाउंट, एंड इफ द सेम एक्सीड्स द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट देन मधुर ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी भले ही उनका पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन रूल क्या कहता है, जो प्रोडक्ट टैक्सेबल है, जैसे कि उनका नॉर्मल मशीन ऑयल टैक्सेबल है, पेट्रोल नॉन टैक्सेबल है, ठीक है, मैंने एज पर जीएसटी नॉन टैक्सेबल है, लेकिन रूल कहता है टर्नओवर के लिए भले टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल, अगर ओवरऑल टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर लिखा था, यही इसका मतलब होता है। टैक्सेबल गुड्स, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, सभी चीज का वैल्यूएशन अगर क्रॉस कर जाता है 20 लाख या 40 लाख या 10 लाख एज पर द स्टेट, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा नहीं पेट्रोल तो जीएसटी के अंदर आता नहीं है, बात तो सही है, लेकिन रूल कहता है एग्रीगेट टर्नओवर का कि करना पड़ेगा। समझ रहे हैं सर? ये देखो, एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स। मैंने बेसिकली प्रिंसिपल एजेंट का केस, Mohini Enterprise has appointed Messrs. Bestfords and Associates as its agents. Messrs. Bestfords and Associates make supply of goods on its own account and on behalf of Mohini Enterprise. पर invoice मैंने जो bill generate कर रहा है, invoice generate कर रहा है, issued in the name of Messrs. Bestfords and Associates only. All the supply of goods made by Messrs. Bestfords and Associates as agent of Mohini Enterprise, as well as on its own account, will be included in the aggregate turnover of Messrs. Bestfords and Associates. यानी अगर आप एज एन एजेंसी भी काम कर रहे हो, आपका प्रिंसिपल बिजनेस एज वेल एज एजेंसी दोनों का मिला के आपका टर्नओवर का हिसाब हो। अगर टर्नओवर 20 लाख या फिर 40 लाख या फिर 10 लाख एज द केस क्रॉस कर जाए, रजिस्ट्रेशन करो, क्रॉस नहीं करे मत करो। ठीक है, समझ रहे हो ना सर? ठीक है सर, आज आपको टर्नओवर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज मिला है। नेक्स्ट क्लास में टर्नओवर एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में और भी चर्चा है, और भी केस स्टडीज हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगा। कुछ क्वेश्चंस आंसर मैंने बेसिकली केस स्टडीज या फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको मैं नोट शेयर कर देता हूँ, आप लोग प्लीज एक बार देखें। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी मैं बोल दिया था, ठीक है, सेक्शन 24 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन हो चुका है। सेक्शन 23 इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा सर। पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मैंने ऐसे कौन कौन है जिनका रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं है, ठीक है, इनका चर्चा होगा और इनके बारे में केस लॉ एग्जांपल सब कुछ होगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं फिर। ओके सर, जी सर। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय सर। गुड नाइट सर। सर ओके कल सर, क्लास कब है? कल कल तेरे को रूटीन तो दिया था, रूटीन में नहीं लिखा है? अरे नहीं, मैं तो भी पूछ लिया कि कल मेरा कॉलेज का मैच है।